हेलो एवरीवन। कैसे सब? एकदम बढ़िया। यस सर, एकदम मस्त हम। क्या क्या पढ़े अपन ने अभी तक? ये पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिए? कहाँ पे है अपन? सर हम ना अभी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के सेकंड चैप्टर के अंदर है। तो सर हमने उस दिन सबसे फर्स्ट दिन पे देखा था कि हमने टोटल ये पूरे चैप्टर के अंदर हमने कवर क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, क्या क्या कवर करने वाले हैं? सर चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। एक कंपनी को चलाने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, राइट? ऐसा कुछ तो भी देखा था अपन ने। यस। तो कहाँ कहाँ से आ सकता है कंपनी के पास में पैसा? सर फिर उसके अंदर हमने देखा था कंपनी के पास में एक कंपनी के मालिक लगाएंगे कंपनी के अंदर पैसा। जो कंपनी के मालिक कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं ओनर्स कैपिटल, है ना? या ओन कैपिटल बोलते हैं उसको, राइट? बरोबर है कि नहीं? यस सर। उसके बाद में हम देखते थे ओन कैपिटल के अंदर दो बच्चे आते थे। एक शेयर्स के थ्रू पैसा आ सकता है, दूसरा रिटेन अर्निंग के थ्रू पैसा आ सकता है। शेयर्स के अंदर दो पार्ट आते थे, एक रहता था इक्विटी शेयर्स, एक रहता था प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के अंदर अपन ने अच्छा सबसे पहले अपन ने देखा था शेयर्स और शेयर्स के फीचर्स, याद है आपको? यस सर। शेयर्स के फीचर्स के बाद में हमने क्या देखे थे? शेयर्स के अंदर दो बच्चे, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के अंदर अपन क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। इक्विटी शेयर्स का पहली बात तो एक मीनिंग हो गया क्वेश्चन, दूसरा इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, दूसरा इक्विटी शेयर्स के टाइप कौन से रहते हैं। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप। आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार शॉर्ट में ग्लिम्स बता देता अपन आज पढ़ने क्या क्या वाले। उस दिन अपन ने देखा था इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, आज अपन पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के टाइप। ओके सर। सर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स पढ़ेंगे सारे के सारे। अच्छा, ओके सर। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स होने के बाद में प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप देखेंगे। और अगर अपने पास में टाइम सफिशिएंट रहा तो उसके बाद में अपन देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में अपन देखेंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के कंस्टिट्यूएंट्स। सर रिटेन अर्निंग के कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या होता है सर? कंस्टिट्यूएंट मतलब रिटेन अर्निंग कैसे आती है, कितनी आती है, वो किस कोई भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो वो फैक्टर साथ पढ़ेंगे। अभी अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा ना तो रिटेन अर्निंग्स के बारे में कुछ तो भी पढ़ने वाले हैं, ऐसा थोड़ा बहुत ध्यान में रखना अपन। यस सर। ठीक है। सर इसके अलावा अपन ने देखे थे उस दिन इक्विटी शेयर्स के अंदर पहले इक्विटी शेयर्स के फीचर देखे थे क्या अपन ने? यस सर। कुछ ये थे कि था, सॉरी पहले शेयर्स के फीचर्स। शेयर्स क्या रहते हैं? शेयर्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी को एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। टोटल कैपिटल कंपनी को 10 लाख रुपए लगने वाला था, 10 लाख रुपए 10 लोग अलग अलग सब्सक्राइब करने वाले थे। हर एक आदमी 1-1 लाख रुपए लगाएगा, जो हर एक आदमी ने जितना जितना पार्ट लगाया उसको क्या बोलते हैं अपन? शेयर उसका, राइट? तो सबसे पहला शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट? शेयर्स की डेफिनेशन देखी थी अपन ने। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इसके अंदर बिकॉज अपन ने ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज रिवीजन फटाफट खत्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना अपन। ऑलरेडी लेक्चर्स काफी बड़े हो जाते हैं। हाँ सर, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ये तो मैंने ऐसी मस्ती मस्ती में बोल दिया। 1.5 घंटे इज क्वाइट सफिशिएंट, इससे कम भी नहीं कर सकते, इससे ज्यादा भी नहीं कर सकते, राइट? तो ठीक है, चलते सर। सर पहला ये किसके फीचर्स है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये शेयर के फीचर्स। शेयर, शेयर के अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मैं ऊपर वाले बच्चे की, ऊपर वाले पापा की बात करो। शेयर, शेयर के अंदर फीचर्स अपन वो टॉपिक देख रहे हैं अपन। यस सर। तो पहला शेयर्स के, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट? यस सर। दूसरा स्मॉलेस्ट यूनिट, हर एक शेयर के बाद में एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा क्या? नहीं। सर वो थर्ड पॉइंट था। क्या शेयर क्या इंडिकेट करता है? शेयर इंडिकेट करता है ओनरशिप। जो भी बंदे के पास में शेयर सर्टिफिकेट रहेगा वो क्या प्रूफ, क्या इंडिकेट करेगा कि सामने वाला पर्सन कंपनी का मालिक है? यस सर। उसके बाद में अपन देखा था हर शेयर को एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा क्या? यस सर। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट अपन ने स्किप करे थे, इसके अंदर इमेजेस नहीं डाले थे लेकिन अदरवाइज अपन ने टॉपिक को पढ़े थे। उसके अंदर अपन ने देखा था हर शेयर होल्डर के पास में जब भी वो शेयर को परचेज करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ राइट, कुछ ना कुछ अधिकार, कुछ ना कुछ पावर्स मिल जाते हैं क्या? यस। जैसा पहला उसके अंदर डिविडेंड मिलने का पावर मिलता है क्या? यस। क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने कर सकता है क्या? यस। ये शेयर्स के बाद में पावर पावर बोल रहे हैं अपन। दूसरा, क्या मीटिंग में आने का पावर कोई शेयर होल्डर को मिलता है क्या? यस सर। ठीक है। और क्या वोटिंग करने का पावर भी शेयर होल्डर्स को मिलता है क्या? यस सर। तो ये अलग अलग टाइप के पावर्स थे। सर अपन ने 4 पॉइंट देखे थे अपन ने। सर शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इंडिकेट ओनरशिप, ईच शेयर इज हैविंग डिस्टिंक्टिव नंबर, सामने वाले के पास में 4 राइट रहते हैं। यस। पहला राइट टू डिविडेंड, पहले उसको हमने डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट के अंदर कुछ हिस्सा मिलेगा, वो एक था। दूसरा क्या था? दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता, राइट टू
एक पार्टिसिपेशन, मीटिंग में आने का पार्टिसिपेशन और आने के वोट करने का पावर। दूसरा एक गेट्स डिविडेंड, ये भी सेम ही पावर था, जो इधर वाला पावर था ना अपना, जो सबसे लास्ट वाला था उसके जैसी पावर था। दूसरा शेयर कैट क्या ट्रांसफर कर सकते क्या, मेरे पास में कोई शेयर है क्या, मैं मेरे शेयर कन्हैया को ट्रांसफर कर सकता है क्या, बिकॉज मुझे आज पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या मैं मेरे शेयर किसी और पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते। शेयर आर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा क्या शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, जैसा मैं मेरे पास में आज कोई शेयर सर्टिफिकेट है, तो क्या देखो जैसे मेरे पास में एक शेयर सर्टिफिकेट है, क्या मैं मेरा शेयर सर्टिफिकेट किसी और को दे सकता क्या, यस। शेयर आर ट्रांसफरेबल और शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। जैसे बिल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पे अपन बिल्डिंग को मूव कर सकते क्या, नहीं, लेकिन क्या शेयर को कर सकते क्या, यस, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा ये फीचर्स अपन ने खत्म कर लिए थे सर, चलो आगे आप, चलो फटाफट 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 फटाफट। उसके अंदर अपन ने देखे थे इक्विटी शेयर्स के फीचर्स। इक्विटी शेयर्स के फीचर्स कौन से देखे थे बच्चों? सर आपने उस दिन हमको कुछ तो भी शेयर्स की, जो इक्विटी शेयर्स की जो फीचर्स है उसको लर्न कराए भी थे। हाँ, वो कैसे कराए थे सर? वो कुछ तो भी MRF चार्जिंग करके, MRF चार्जिंग करके राइटली कंट्रोल करता है, परमानेंट कैपिटल पे बोनस और डिविडेंड मिलता है। कुछ कुछ बच्चों को लगता है सर को याद नहीं आता, अरे मेरे को याद रहता है, मैं आपको प्रेडिक्ट करता, आपका मिरर इमेज करता, कॉपी करता आपको। क्या आप ऐसा शायद कुछ भी सोचते होंगे? सोचना चाहिए। अपने अपने माइंड को क्या करते हैं अपन, ऐसा लगता है कि यूट्यूब का ही फालतू कोई वीडियो देख रहे हैं। फालतू कोई वीडियो नहीं है, ये आपका सिलेबस है दोस्त, आपको बहुत डेडिकेटेड वे में देखना चाहिए। काफी बच्चे देखते भी हैं एकदम फुल टू शॉर्ट। अभी कुछ कुछ पेरेंट के साथ में जब मेरी बातचीत होती रहती है, वो बोलते हैं सर आपका जैसे ही मैसेज आ जाता है हमारे बच्चे हाथ के काम सब छोड़ देते हैं, हमारे बच्चे सब हाथ के काम छोड़ते हैं और चुपचाप अपना मोबाइल लेते एक मस्त एकांत कॉर्नर में लेके डायरी लेके बैठ जाते हैं। क्या उनका कुछ लिखते रहते हैं, कुछ टॉपिक अगर समझे नहीं तो उसको लिखते रहते हो, है ना? हाँ ऐसा। तो आई डोंट नो आप कैसे कर रहे हो। अगर आप वो कैटेगरी में होते हो जिसका गोल अच्छा है कुछ अचीव करने का, वो तो बहुत प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन वे में देख रहे हैं। आप नहीं देख रहे होंगे तो आपकी इच्छा, सर का अपना अपना गोल रहता है लाइफ में, आपका शायद कुछ अलग गोल होगा, राइट। अपन अभी आते हो डेफिनेशन। मैंने आपको बोला था ना उस दिन मैंने मेमोरी टेक्निक ली थी, आज अपन देखते हैं क्या मेमोरी टेक्निक थी। एक बार रिकॉल करते हैं वो सारे के सारे इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या कहते हैं। पहला पॉइंट, पहले अपन एक बार बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ में बोलना आपने। एक बार देखो कोई बच्चों ने अगर मेमोरी टेक्निक को लिखा नहीं होगा, अपने नोट्स के अंदर लिखा नहीं होगा, प्लीज राइट इट डाउन। सर लिखना जरूरी है क्या? नहीं, लिखना जरूरी नहीं। देख वैसे तो कुछ भी करना जरूरी नहीं रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अगर आपको लगता होगा कि यार मुझे ये पूरा का पूरा क्लास में ही लर्न हो जाए तो आप लिख लो, और बाद में आपको रिटेन करने में याद रहेगा। आप हमेशा रोबोट थोड़ी ना, आप कभी भी याद रहेगा आपको। कब क्या रहता है, मेमोरी, इंसान की मेमोरी वोलेटाइल रहती है। ऐसा रिसर्च के अंदर आता है कि 48 घंटे के बाद में इंसान भूलना शुरू कर देता है। कोई भी घंटे के अंदर, कोई भी लोगों के केस में 24 घंटे के बाद में भूलना शुरू कर देता है। तो डिपेंड्स। तो मेरी ये तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप लिख के रखना। सर क्या है ये? MRF चार्जिंग करके राइटली कंट्रोल करता है। आपको वो स्टोरी याद है क्या? MRF कंपनी ने एक नवा टायर बनाया है जिसको चार्जिंग करेंगे और राइट मतलब गाड़ी के राइट वाले जहाँ पे चक्का लगता है वहां पे लगाएंगे, परमानेंट रहेगा। याद है कुछ? यस। एक बार अपन मेमोरी टेक्निक को ध्यान में देखो, एक बार आंखें बंद करके बोलो बोला, MRF चार्जिंग करके राइटली कंट्रोल करता है, परमानेंट कैपिटल पे बोनस और डिविडेंड मिलता है। हाँ, अंदर सिर्फ ये नहीं याद रखने का। और एक बार अच्छा मेरे साथ में और एक बार बोलो, पूरा का पूरा पॉइंट बोलो। MRF चार्जिंग करके राइटली कंट्रोल करता है, परमानेंट कैपिटल पे बोनस और डिविडेंड मिलता है, राइट। और एक बोलो ना, ठीक है, और एक बोलो। MRF चार्जिंग करके राइटली कंट्रोल करता है, परमानेंट कैपिटल पे बोनस और डिविडेंड मिलता है। M फॉर सर मार्केट वैल्यू, R फॉर सर रेसिडुअल एलिमेंट, F फॉर फेस वैल्यू, चार्जिंग सर नो चार्ज ऑन असेट, यस वेरी गुड, राइटली बोले तो राइट इशू, कंट्रोलिंग पावर, ऐसा कुछ तो भी था पॉइंट। दूसरा परमानेंट कैपिटल, डिविडेंड के केस के अंदर का फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड ऊपर नीचे होता है, यस सर, बोनस इशू, राइट। अपन अभी आते हैं क्या पढ़ेंगे। M फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऊपर नीचे होते रहती है क्या? मैंने आपको सर्वेश का एग्जांपल दिया था। सर्वेश मेरे पास में 230 रुपए एक शेयर का भाव था। SBI कंपनी का एक शेयर की भाव कितना था? 230 रुपए। वो कल आया तो 230 का शेयर था कि 250 रुपए का एक शेयर हो गया था, सिर्फ 250 का हो गया। ये मार्केट प्राइस ऊपर कभी नीचे होते रहती है क्या? यस, ये इक्विटी शेयर के अंदर होती है। क्यों होती है सर? डिमांड और सप्लाई की वजह से होती है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस हाइक। सर ये क्या बोले, हमको समझ में आता नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी चीज की अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई करने वाला कोई है नहीं, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, हमारे को Redmi Note 9 Pro होना, सप्लाई करने के लिए MI कंपनी भेज ही नहीं रही है। फिर जिसने पास में है वो बोलता मैं बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मैं 14,000 नहीं, मेरे को 16,000 रुपए चाहिए। ठीक है, तो सर आप बार बार MI का एग्जांपल क्यों ले रहे थे? बिकॉज उसका सप्लाई बहुत कम है। आज मार्केट में डिमांड है मोबाइल फोन्स की, जब से ये लॉकडाउन वगैरह है सब, तो ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत चालू हो गई है,
तो लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई नहीं है, तो इस वजह से इनकी प्राइस बहुत धीरे धीरे हाइक हो रही है। इसे होना नहीं चाहिए, लेकिन बट ठीक है, डिमांड है और सप्लाई नहीं है तो प्राइस हाइक होती है। ठीक है, इक्विटी शेयर का पॉइंट समझ में आया? यस, इक्विटी शेयर्स के अंदर प्राइस ऊपर नीचे की होती है सर, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे की होती है। सर आपने उस दिन कुछ नहीं बताया था कि कंपनी जब प्रॉफिट देने वाली होती है, डिविडेंड बांटने वाली होती है, वो टाइम पे प्राइस जनरली हाइक हो जाती है, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट शेयर डिविडेंड बांटने वाली रहती है, तो सबको लगता है कि यार मेरे को कंपनी के शेयर चाहिए, बिकॉज जिसके पास में शेयर रहेंगे उसको डिविडेंड मिलेगा। अरे हाँ सर, याद आया, रेसिडुअल लिमिट, क्योंकि आपको बात याद है, वो आपको इमेज याद आई थी क्या, कौन सी सर? वो जियो कंपनी के बाहर में सब प्रॉफिट लेने के लिए खड़े थे, हाँ, डिवेंचर होल्डर खड़े थे, बैंकर खड़े थे, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े थे, और आखिरी में मुकेश अंबानी खड़े थे। मुकेश अंबानी कौन थे? इक्विटी शेयर होल्डर, दे आर द रेसिडुअल क्लेमेंट। अगर कंपनी के पास में कुछ बचा तो कंपनी प्रॉफिट बांटेगी। यस, गॉट नॉट गॉट, यस सर, समझ में आया, हमको समझ में आया आया आया। ठीक है, उसके बाद में और एक पॉइंट था, फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर होल्डर्स की फेस वैल्यू कितनी रह सकती है सर? 1 रुपए से लेके तो 10 रुपए तक वैल्यू कुछ तो भी रहेंगी। हाँ सर, पक्का पक्का, ये फेस वैल्यू है। मैंने ऊपर पॉइंट बोला था, ऊपर कौन सा पॉइंट बोला था? ये वाला पॉइंट बोला था। कौन सा पॉइंट बोला था बच्चों? देखो तो सेकंड, ये मार्केट वैल्यू पॉइंट बोला था। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे लिखी हुई है। जब ये भी कंपनी अपने शेयर सर्टिफिकेट बांटती है ना, तो उसके ऊपर कोई प्राइस रहेंगी, तो वो प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो प्राइस कितनी रहेंगी सर? मिनिमम 1 रुपया, मैक्सिमम 10 रुपया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, इसके अंदर इतनी कम रहती है। और प्रेफरेंस शेयर के अंदर जनरली 100 रुपए के अंदर है। आज पढ़ेंगे अपन एक प्रेफरेंस शेयर के केस के अंदर ना, जो शेयर की फेस वैल्यू रहती है ना, वो जनरली 100 रुपए या 100 रुपए के मल्टीपल्स में रहती है, मतलब थोड़ी ज्यादा रहती है। इक्विटी शेयर्स के अंदर 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में रहेंगी। अच्छा, ये जनरली है, कोई कंपनी का ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ, ये ऐसा बोला जाता है कि हाँ जनरली इतना टाइम का रहना चाहिए। यस सर, उसके बाद में नो चार्ज ऑन असेट, क्योंकि आपको एग्जांपल दिलाया था, जब भी अपने को लोन होना था तो क्या बैंक वाले अपने को प्रॉपर्टी के कागजात पत्र मांगते हैं क्या? वो यस सर, बिल्कुल मांगते हैं। क्यों? बिकॉज उनको एक सेफ्टी चाहिए, बरोबर है। और लेकिन जब कोई ओनर अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, तो क्या वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपने बिजनेस को देता है क्या? नहीं सर। जैसे रिलायंस जियो के अंदर मुकेश अंबानी ने पैसा लगाया है, तो मुकेश अंबानी को क्या अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागज पत्र ये जियो कंपनी को रखने पड़ेंगे? बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट नहीं, बिकॉज ओनर्स के पास में, मतलब जब पैसा देंगे तो उनके पास में कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अपने पास में गिरवी रखने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं, मतलब ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। पक्का? अच्छा लो सर, ऐसा नहीं समझा, मैं आपको एग्जांपल दूसरा दूं। समझो आपके कोई फादर ने, आपका फादर का कोई बिजनेस होगा, बरोबर है। आपके फादर के पास में बिजनेस ऐसा अलग अलग है क्या? आपके फादर अलग, उनका बिजनेस अलग? नहीं नहीं, उनको एक ही वन यूनिटी मांगते हैं अपन, राइट? तो सपोजिंगली जब भी आपके फादर आपके बिजनेस के अंदर, मतलब आपके फादर के अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे होंगे, तो क्या वो बिजनेस से ऐसा बोलते होंगे क्या? नहीं नहीं, मेरे को बिजनेस, तेरे पास में जो असेट्स है ना, उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मेरे पास में गिरवी रख, आगे चल के तूने नहीं दिया। ऐसा क्या बोल रहे सर आप? मैं वही बोलना चाहता था कि बिजनेस और आपके फादर अलग अलग नहीं है, लेकिन कंपनी और मुकेश अंबानी अलग अलग लोग रहते हैं, बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मैंने हमेशा से बोला है, जो बच्चे डायरेक्टली इस पे जंप कर रहे हैं लेक्चर नहीं समझ में आने वाला है ना। तो आपको मैं हमेशा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको प्लीज स्टार्टिंग से कंटिन्यूसली लेक्चर्स देखो। आप डायरेक्टली इस पे जंप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, डायरेक्ट बहुत प्रॉब्लम देंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पढ़ते आना, तो मतलब आपको अच्छे तरीके से रिकॉल होंगे सारे के सारे पॉइंट, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो फिर आप क्या बोलते हो, नहीं यार सर का नहीं समझ रहा। सर में फॉल्ट नहीं है दोस्त, आपको टॉपिक नहीं समझने में, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है, चलो राइटली। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इक्विटी शेयर पहला राइट अपन किसको दिए थे? मुकेश अंबानी को राइट दिए थे। ये सारे के सारे रिवीजन किसके लिए? जो बच्चे ने पढ़ के आए। जो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं तो उसको कुछ भी नहीं समझेगा। प्लीज पढ़ा करो डेली, ठीक है, राइटली। क्योंकि एक बात बताओ, जब भी कंपनी को और पैसे चाहिए थे, मैंने आपको एग्जांपल आपको याद दिला था। जियो कंपनी को श्रीलंका नहीं, चाइना के अंदर सर बिजनेस स्टार्ट करने का था। तो चाइना के अंदर जब बिजनेस स्टार्ट करना, नवे टावर खड़ा करने के लिए पैसा लगेगा, तो पैसा अपन पहले किसको मांगेंगे? जो पुराने शेयर होल्डर थे। पुराने शेयर होल्डर कौन थे सर? मुकेश अंबानी। हम उनको बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाओ, हम आपको शेयर सर्टिफिकेट देंगे। मुकेश अंबानी बोलता मेरे को कंपनी के अंदर नवे शेयर परचेज नहीं करने के, मेरे पास में पैसे नहीं है नहीं है नहीं है। तो वो केस के अंदर क्या मुकेश अंबानी के शेयर अपन किसी और को देंगे क्या? या मतलब मुकेश अंबानी के खुद के शेयर नहीं, नवे वाले कंपनी जो शेयर बांटेंगे वो किसी और पर्सन को देंगे, मुकेश अंबानी को नहीं देंगे। यस सर, उसको बोलते हैं राइट इश्यू ऑफ शेयर। अपन पहले मुकेश भाई को पूछेंगे कि आपको हमारी कंपनी के शेयर को परचेज करना है क्या? उन्होंने अगर हाँ बोले तो ठीक, नहीं बोले तो फिर हम उनको शेयर नहीं देंगे। नवे वाले शेयर की बात कर रहा मैं, नवे वाले शेयर किसी और पर्सन को देंगे। यस सर, ठीक है सर, चलो आगे। ठीक है, कंट्रोल। मुझे एक बात बताओ, कंपनी एक नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? सर एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को चलाने वाले कौन रहते हैं? सर मैनेजर। और मैनेजर को अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। कौन से वाले सर? इक्विटी शेयर होल्डर।
पक्का पक्का। ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूँ। सपोजिंगली आपके फादर की एक शॉप है और आपके फादर की आज पापा का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। सपोजिंगली उनकी मेडिकल शॉप है। अब मेडिकल नहीं लेता, चलो मिठाई की शॉप लेता है, बिकॉज मेडिकल के लिए ना लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ठीक है, अपन लेते हैं मिठाई की शॉप है। सपोजिंगली उनका खामगांव के अंदर एक बस स्टैंड के पास में एक मिठाई की शॉप है, बहुत चलती है, भगवान की दया से बहुत अच्छी चलती है। अब आपके फादर को लगा यार मेरे को और एक दुकान खोलेंगे फर्शी पे। अब अगर वहां पे खोलेंगे तो वहां पे एक अलग से पर्सन को रहेंगे, आपके फादर का दो जगह पे एक साथ में किसी का बैठेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद में वहां पे एक मैनेजर को अपॉइंट कर दिया। ये मैनेजर को अपॉइंट किसने किया, सर हमारे पापा ने। हाँ, तो पापा आपके कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है। मतलब जिन्होंने जिनकी कंपनी है, जिनकी दुकान है, उनके पास में पावर रहता ना कि उसके अंदर जो पर्सन को अपॉइंट करना, जो मैनेजर को अपॉइंट करना। तो वैसे ही कंपनी के अंदर कंपनी के रियल ओनर कौन रहते हैं, सर इक्विटी शेयर होल्डर। तो वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर के पास में पावर रहता है कि वो कंपनी के अंदर मैनेजर को अपॉइंट करे, और मैनेजर के पास में पावर रहता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी को चले। ये केस में मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, बट प्लीज इंटरप्रेट लाइक इट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पक्का पक्का, यस सर। आगे चलो, परमानेंट कैपिटल। तो एक बात बताओ, मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, बोले हाँ सर। तो मुकेश अंबानी को अगर बीच में अगर पैसा का काम पड़ा, जैसा अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ईशा बेटी की शादी थी, ईशा दीदी की शादी थी, बेटी नहीं, ईशा दीदी की शादी थी। तो ईशा दीदी की शादी के लिए क्या मुकेश अंबानी कंपनी के पास में जाके बोल सकता है क्या कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स वापस ले लो और मुझे पैसे वापस दे दो जो मैंने आपको कंपनी के अंदर दिए? ऐसा नहीं, बिकॉज कंपनी के अंदर जो कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर लगाते वो परमानेंट टाइप का कैपिटल रहता। जब कंपनी बंद होंगी तभी वो केस के अंदर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको पैसा वापस मिलेगा। मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं वो परमानेंट कैपिटल रहता है। तो सब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर लगाते हैं वो परमानेंट नहीं रहता है, वो परमानेंट नहीं रहता, 4 साल 5 साल 10 साल ऐसी के टाइम पीरियड के बाद में कंपनी को पैसा वापस देना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर। अरे बाप रे, ऐसा रहता है क्या सर? हाँ, उनका टेम्पररी कैपिटल रहता है, टेम्पररी में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल 15 साल ऐसा। पक्का समझा? यस। और सर लेकिन फिर अपने आपने फिर मेरे को हमको उस दिन तो पता है मुकेश भाई को पैसे मिलेंगे, मैंने बोला था मुकेश भाई निखिल को देंगे, और निखिल कंपनी को मतलब मुकेश भाई अपने जो शेयर्स है वो किसको बेचेंगे, वो निखिल को देंगे, और निखिल मुकेश भाई को पैसा देगा, और इस प्रकार मुकेश भाई के पास में पैसा आ जाएगा। मैंने ऐसा बोला था। वो कंपनी को जाके पैसे नहीं दे सकते, लेकिन क्या मुकेश भाई अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते? क्या थोड़ी देर पहले अपन देखे थे फीचर्स ऑफ इक्विटी, फीचर्स ऑफ शेयर के अंदर शेयर आर ट्रांसफरेबल पढ़े थे ना अपन ने? यस। तो यहाँ से आया। तो अगर आगे चल के मुकेश भाई को लगा कि यार मुझे पैसे की जरूरत आ रही, तो मुकेश भाई खुद के शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफर करेंगे और सामने वाले से पैसे ले लेंगे। पक्का पक्का, यस। तो सर फिर आज की तारीख में कंपनी का शेयर होल्डर कौन बन जाएगा, निखिल बन जाएगा कि मुकेश भाई? मुकेश भाई ने तो शेयर बेच दिए ना निखिल को, तो आज के मुकेश भाई के बदले निखिल कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। पक्का पक्का, यस सर। चलो आगे, डिविडेंड। तो एक बात बताओ, क्या डिविडेंड का रेट इक्विटी शेयर्स के केस में फिक्स रहता कि प्रेफरेंस शेयर के होल्डर में फिक्स रहता? सर इक्विटी शेयर होल्डर के केस में फिक्स रहता। क्या बोलते हैं यार आप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में फिक्स रहता हो। जब भी कंपनी अपना शेयर्स बांटती ना तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस बांटना पड़ता है। सर उस दिन भी बताया नहीं आपने प्रोस्पेक्टस, 2 बार हमारे को गुस्सा कर दिया, आपने प्रोस्पेक्टस नहीं बताया। मेरे को 2 मिनट पॉइंट खत्म कर दो, अभी मैं आपको प्रोस्पेक्टस आपको बताता। डिविडेंड जब भी कंपनी बांटती है ना, तो सॉरी कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर बांटती है ना, तो उसको अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखना पड़ता है। सर प्रोस्पेक्टस बता दो हमको। देखो क्या रहता है, जब वो कभी भी अपने कोई भी चीज को मार्केट में बेचने का है तो अपने को क्या करनी पड़ेंगे? सर लोगों को बताना पड़ेगा। लोगों को कैसे बताएंगे? सर एडवर्टीजमेंट करते हैं हम तो कंपनी जब अपने मार्केट में शेयर्स बांटी ना उसकी भी एडवर्टीजमेंट करती है और उसका एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। उसके अंदर कंपनी के बारे में मस्त अच्छा खासा लिखा रहता है। हमारी कंपनी ना टेलीकॉम सेक्टर में घुस रही है, हमारी कंपनी टेलीकॉम कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर घुस रही है, कंपनी का ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, कंपनी का ये गोल है, कंपनी का इतने इतने जगह पे काम करना ऑपरेट करने का सोच रही है, तो कंपनी को इतना इतना पैसा चाहिए। कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिलेंगे। नहीं क्या आपको अभी कभी जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हो तो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आता है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ रहता है? कंपनी के कॉलेज मतलब कॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। कॉलेज के पास में इतना प्ले ग्राउंड है, कॉलेज के पास में इतना टीचिंग स्टाफ है, कॉलेज के पास में लेबोरेटरी है, कॉलेज के पास में फलाना फलाना ढिमकाना चीजें, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई रहती है। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी के केस के अंदर में ना कंपनी के पास में क्या क्या है और कंपनी आगे कौन सा काम करने वाली है, ये सारी संपूर्ण जानकारी कहाँ पे लिख रहेंगे दोस्त? प्रोस्पेक्टस के अंदर, राइट? पक्का। तो जब कंपनी कौन से शेयर लाने वाली रहती है ना, इक्विटी शेयर्स की प्रेफरेंस शेयर लाने वाली है, तो मतलब कोई भी शेयर लाने वाली है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस बांटना पड़ता है, और प्रोस्पेक्टस के अंदर हम लिखते हैं कि हमारे को कितना कितना पैसा पब्लिक से चाहिए। पक्का पक्का, यस सर, समझ में आएगा। तो
बांटते ना तो डिविडेंड कितना देंगे पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में, वो तो फिक्स रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो वो कहाँ पे लिखा रह जाता है प्रोस्पेक्टस के अंदर। जब भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ना तो हम वो टाइम पे ही बता डालते हैं पब्लिक को कि हम आप हमारी कंपनी के अंदर 100 रुपए लगाओ, हम हर साल आपको रिटर्न के फॉर्म में डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, वो रहेगा 10%। पक्का पक्का यस। तो लेकिन ये फिक्स रेट किसके अंदर रहता है? ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा ये फिक्स किसे इसमें रहता है? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इक्विटी शेयर के अंदर ऐसा फिक्स रेट रहता है कि कितना भी मिल सकता है सर, कितना भी मिल सकता है। पक्का पक्का यस सर, समझ में आया। बोनस शेयर का मतलब, बोनस का मतलब क्या? फुकट में, गिफ्ट में देना, राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुकट में मिलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फुकट में मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुकट में शेयर्स मिलते हैं। पक्का पक्का मैंने याद आया कि आपको निखिल का एग्जांपल लिया था कि निखिल को हमने बोला था प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे दे, हमने बोला था निखिल तेरा पैसा हमारे कंपनी में रहने दे, हमारी कंपनी और आगे जाके और पैसा कमाएंगी तो ज्यादा देखो डिविडेंड मिलेगा। तो निखिल लालच में आके हमारे को पैसा रहने दिया था। यस सर, समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। जिसको ये नहीं समझा था उसको ये, इसके लिए ये पॉइंट है। पहला था मार्केट वैल्यू, दूसरा था रेसिडुअल क्लेमेंट। कौन है सबसे आखिरी में रेसिडुअल क्लेमेंट? ये हमारा इक्विटी शेयर होल्डर। यस सर। उसके बाद में एफ फॉर फेस वैल्यू, उसके बाद में नो चार्ज ऑन असेट, चार्ज क्रिएशन करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। उसके बाद में राइट इशू, इक्विटी शेयर होल्डर के पास में राइट मतलब शेयर मिलने का राइट रहता है कि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर के साथ में, राइट। यस सर। उसके बाद में कंट्रोलिंग पावर, कंपनी को कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चलाता है? मुकेश भाई। परमानेंट कैपिटल, कंपनी जब क्लोज डाउन हो जाएंगी उसके बाद में मुकेश भाई को पैसा मिलेगा क्या? यस सर। डिविडेंड का फिक्स रहता है कि फ्लक्चुएटिंग रहता है? फिक्स रहता है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग रहता है। प्रेफरेंस शेयर के केस में फिक्स रहता है। यस। बोनस शेयर्स, यस सर, समझ में आ गया। आई थिंक हो गया होगा सारे बच्चों का पॉइंट अच्छे तरीके से। यस सर। आ जाओ अब अपन अभी नवल से एक नवा टॉपिक चालू करते हैं। कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। यस सर, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको रिकॉल हो रहा है क्या सारे का सारा पॉइंट? बच्चों ये किसको रिकॉल होगा? जो डेली बेसिस पे लर्न कर रहा है, खत्म कर रहा है ना। आज आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छी से मेरी लाइफ एग्जांपल है, मैं बहुत से लोगों से बातचीत करते रहता हूँ, तो वहाँ के एक इंसिडेंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत मोटिवेटिंग है इंसिडेंट। तो मैं जैसे आगे जाके जब बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा ना वो टाइम पे आपको वो वाला पार्ट बताऊंगा, ठीक है। अब अपन वापस शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ सर, आपने आज बोले थे हमने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स देख लिए। हाँ देख लिए। आज हम देखेंगे इक्विटी शेयर्स के टाइप क्या है। ओके सर, क्या है इक्विटी शेयर्स के अंदर टाइप? ठीक है, मैं उसके पहले आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहता, क्लास की एग्जाम्पल पर, ठीक है। अब आपको मेरे को एक बताना है क्या हम फेस टू फेस क्लास लेना चाहिए? बिकॉज ये वर्चुअल के अंदर ना भले कितना भी अच्छा सिस्टम होगा लेकिन वो हंसी मजाक जो क्लास में होता था वो इसमें नहीं हो पा रहा है। वन वे कम्युनिकेशन होता है ना इसमें, तो हम मिस कर रहे हैं। तो सपोजिंगली मैंने सब क्लास के बच्चों को वोटिंग करवाया। अपने पास में 90 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं, तो मैंने सबसे दो पार्ट में 45 के बैच से, और हमने सबको वोटिंग करवाया। हर एक आदमी के हाथ में अपना एक एक वोट रहेगा। तो जहां पे मेजोरिटी जाएंगी अपन उसके अंदर वो डिसीजन लेंगे। जैसा 90 का हाफ का कितना होता है? 45। तो 45 से ज्यादा लोग ने बोल दिया, 46 लोगों ने अगर कुछ बोल दिया हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो ये वोटिंग को क्या बोलते हैं? नॉर्मल वोटिंग राइट। अच्छा सर, हो गया टॉपिक। हाँ, टाइप ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर जब तो जो पहला टाइप आता है इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट। इसके अंदर क्या होता है, हम जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं उनको एक जैसा ट्रीट करते हैं। सर एक जैसा ट्रीट करते हैं मतलब क्या? सबको वोटिंग पर, मतलब सारे लोगों के पास में, सारे नागरिकों के पास में एक समान वोटिंग करने का पावर। पक्का? जिसके अंदर सबके पास में नॉर्मल वोटिंग। पक्का पक्का। कुछ डिसीजन लेना होगा तो सबके हाथ में एक शेयर का एक वोट, मतलब हर एक आदमी का जितने शेयर होंगे उतने उतने वोटिंग मिलेंगी। पक्का? सर इसमें कुछ नवा क्या है? कुछ भी नवा नहीं है, आपको आता था पहले से। एक बार पढ़ते द वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी शेयर होल्डर इज इन प्रोपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग। जिसके बाद में जितने ज्यादा शेयर उसके बाद में उतने ज्यादा वोट। इन केस ऑफ रिलायंस जियो के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिंगली मुकेश भाई के पास में ज्यादा शेयर तो उनके हाथ में उतनी ज्यादा वोटिंग। पक्का? नॉर्मल वोटिंग रेट के अंदर। दूसरा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग रेट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ बच्चे को मेरे को प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? मैंने पावर कैसे दिया था? हर एक बच्चे के हाथ में एक एक वोटिंग का पावर दिया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी वोटिंग गलत हो रही थी। सर गलत कैसे क्या हो रही थी? सब तो बरोबर है, हर एक आदमी का एक शेयर था, हर एक आदमी का एक एक वोट था, तो अपना वोटिंग का एक्सरसाइज कराएगा तो सही तो है। गलत क्या है इसके अंदर? 90 में से 20 बच्चे तो ऐसे थे तो उनको क्लास में आते ही नहीं थे, मतलब आते ही नहीं, मतलब क्लास में नहीं आते। अब मेरे को बताओ उनका वोटिंग लेना कुछ तथ्य है क्या? कुछ पावर, मतलब कुछ सही हो रहा क्या? ये बेचारे बेटा वोटिंग तो कर डालेंगे लेकिन कभी ट्यूशन पे नहीं आएंगे, तो इनका वोट लेना कि नहीं लेना? सर नहीं लेना, बिकॉज ये डिसीजन, मतलब कुछ उनके ऊपर तो डिसीजन को कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। ये आज वोटिंग करेंगे हाँ सर हम ट्यूशन पे आएंगे, वैसे तो आएंगे भी नहीं,
फिर इनका वोटिंग का क्या मतलब है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमने कुछ कुछ लोगों को क्या कर दिया, वोटिंग से ही बाहर कर दिया, दरख्वास्त कर दिया, उनका वोटिंग का लिंक ही उनको वोटिंग भी नहीं दी। सर भले ये आपकी कंपनी के ट्यूशन मतलब आपके ट्यूशन के बच्चे होंगे, फिर भी आप उनका वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसको तो बोलते डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो फिर डिफरेंशियल क्या किया हमने, 70 बच्चों को अलग ट्रीट किया, बिकॉज ये बेचारे टाइम टू टाइम ट्यूशन पे भी आते हैं, बिकॉज ये हमारे टाइम टू टाइम ट्यूशन का होमवर्क भी करते हैं और सब प्रॉपर तरीके से अप टू डेट हर एक चीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 20 बच्चे सिर्फ नाम मात्र ट्यूशन के बच्चे हैं, ना होमवर्क करते, ट्यूशन पे भी नहीं आते। अरे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे नहीं बाकी सारे बच्चे अच्छे हैं, 10 एक बच्चे ऐसे निकलते हैं हर बैच के अंदर। आप प्रोवाइडेड आप सोचो कि आप वो कैटेगरी में बताओ, हाँ ठीक है। दूसरा, अब ये केस के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चों को ही वोटिंग करने का पावर दिया। हमारे केस के अंदर सिर्फ 70 बच्चों को ही बोला कि आप वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करो। यस, तो सर बाकी के लोग फिर नाराज नहीं होंगे क्या? बोला काय को नाराज होंगे। हमने उनको बोला बॉस तुम्हारे को अगर वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का ना तो तुम्हारे को रेगुलरली ट्यूशन क्लासेस आने ही पड़ेगा। तो हम एक काम करते, हम और एक हफ्ता चलाते और एक हफ्ते के अंदर देखेंगे जो बच्चा रेगुलर आएगा फिर उसको वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का पावर देंगे। यस सर, ये तो आपकी ट्यूशन की बातें हो गई। कंपनी के अंदर ऐसा कैसा होता है? कंपनी के अंदर भी ऐसे होता है। कंपनी के अंदर क्या करते हैं, हम कुछ कुछ शेयर होल्डर को वोटिंग का पावर देते, कुछ कुछ शेयर होल्डर को वोटिंग का पावर ही नहीं देते। अच्छा हाँ सर, आपने बोला था कि प्रेफरेंस शेयर के केस के अंदर उनको वोटिंग का पावर नहीं रहता है। मैं बोल रहा इक्विटी शेयर के अंदर की मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ऐसा होना चलता है सर। मतलब इक्विटी शेयर को भी आप दो कैटेगरी में ट्रांसफर कर रहे हो, एक को नॉर्मल वोटिंग राइट रहेगा और एक को वोटिंग राइट नहीं रहेगा। बोला हाँ वही बोला मैंने। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ शेयर होल्डर को कंपनी में क्या चल रहा है कोई लेना देना ही नहीं रहता है। उनको क्या लगता है, बोले मेरे को मेरा डिविडेंड दो, मैं कुछ भी नहीं करेंगे। बोले हमारे को हमारे बिजनेस के अंदर टांग नहीं अड़ाएंगे। बोले कुछ भी नहीं अड़ाऊंगा, मेरे को मेरा टाइम पे डिविडेंड दो बस। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, ऐसे मार्केट में शेयर्स बांटते हैं जिसके अंदर वो शेयर होल्डर्स को वोटिंग करने का पावर नहीं रहता है। इनको बोलते हैं भैया तुम 5 रुपए डिविडेंड शिल्लक ले ले, लेकिन हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ भी टांग मत अड़ाना। पक्का? जैसे एग्जांपल लेते, रिलायंस जियो के अंदर ओनरशिप का पावर किसके पास में रहना चाहिए? मुकेश भाई ने क्या बोला कि यार ओनरशिप का पावर तो मेरे पास में है, बाकी लोग मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगाए लेकिन डिसीजन मेकिंग हमेशा मैं खुद की रखूं। ऐसा नहीं कोई बाहर का आदमी जिसको कुछ अक्कल भी नहीं है वो बोलने का मतलब क्या बोलेंगे, नहीं नहीं चाइना में जाने की जरूरत नहीं है। अरे उसके नहीं बोलने की वजह से हमारी कंपनी का डिसीजन रह जा रहे हैं। तो इस वजह से कंपनी लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइप के इक्विटी शेयर्स लाते हैं जिनको वोटिंग राइट कम कर डालेंगे, देंगे तो बहुत कम देंगे। पक्का पक्का? यस, ऐसे करना अलाउड है क्या? यस। वो वाले इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग रेट। गॉट नॉट नॉट? यस सर। सच इक्विटी शेयर होल्डर शैल हैव वेरिंग वोटिंग राइट रिगार्डिंग टू डिविडेंड, या तो उनको डिविडेंड कम देंगे या ज्यादा देंगे वोटिंग, और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद रूल 4 ऑफ कंपनीज कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। ये कंपनी से एक एक्ट के अंदर ना एक स्पेशल रूल्स भी बनाए जाते हैं। एक एक्ट रहता है, एक रूल्स रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट। मेन कानून को एक्ट बोलते हैं, उसके अंदर अंतर्गत आने वाले रूल्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं राइट। तो रूल 4 के अंदर भी अलग से डिटेल में प्रोविजन बताया हुआ है कि आप ऐसे टाइप की भी कंपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स मार्केट में बांट सकती है। कैसे वाले बांट सकती है? जिनके पास में वोटिंग करने का अधिकार नहीं रहेगा लेकिन इनको फिर कुछ ना कुछ तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो ज्यादा क्या देंगे अपन? इक्विटी शेयर ज्यादा देंगे। यस सर, गॉट गॉट नॉट नॉट? यस सर, समझ में आया। आगे चलो। द वोटिंग कैन इशू, द कंपनी कैन इशू शेयर्स विथ लिमिटेड वोटिंग राइट और बोले तो ये इंग्लिश वाला और विथ नो वोटिंग राइट। मतलब कंपनी क्या करेंगी, या तो इक्विटी शेयर लाएंगी जिनको कोई वोटिंग का अधिकार ही नहीं है, या वोटिंग का अधिकार है बहुत लिमिटेड मैट्रिक्स के अंदर। जैसा हमारी कंपनी ने नवा ब्रांच खोलना कि नहीं खोलना, हमारी कंपनी को नेट चिल्लर डायरेक्टर अपॉइंट करने का है, मतलब दूसरा एक ऐसा टेम्पररी डायरेक्टर अपॉइंट करने का है, तो उसके अंदर सिर्फ हम वो उसको बुलाते हैं। मतलब जो मेन डिसीजन होते हैं ना मुकेश भाई खुद ही लेते हैं। पक्का पक्का? यस सर। देयर में बी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड। अब सामने वाले को मैं वोटिंग करने का पावर नहीं दे रहा, तो मेरे को उसको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, तो उसको मैं ज्यादा डिविडेंड दे देता। पक्का पक्का? यस सर। एग्जाम्पल टाटा लिमिटेड के अंदर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको जियो लिमिटेड के अंदर बोला ना, तो वैसे चलो मैं आपको टाटा लिमिटेड के अंदर बात करता हूं। जैसा टाटा सन्स, आपको पता है टाटा सन्स बहुत बहुत बड़ी, मतलब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है। मतलब वो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर है, हर सुई से लेके नमक लेके हर एक प्रोडक्ट के अंदर घुसे। लेकिन रतन टाटा को क्या लगा कि यार डिसीजन मेकिंग का पावर मेरे पास में रहना, मुझे पैसे चाहिए मैं मानता, लेकिन जो मेरे कंपनी के अंदर पैसा लगाएगा उसको मालूम नहीं ना कंपनी कैसे चलाती, कंपनी कैसे चलाती वो मेरे को मालूम। वो बार बार बीच बीच में कंपनी को टांग अड़ाएगा तो हमारी कंपनी तो चल ही नहीं पाएगी यार। तो रतन टाटा ने क्या किया, ऐसे टाइप ऑफ शेयर्स मार्केट में बांटे जिसके अंदर शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर पैसे लगाएंगे, उनको डिविडेंड भी मिलेगा, लेकिन क्या वोटिंग का अधिकार मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। पक्का पक्का?
अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट है, मतलब एक जैसा वोटिंग राइट है, जितने शेयर होल्ड करते उतने वोटिंग्स है, वो नॉर्मल वोटिंग राइट। दूसरा टाइप, अगर शेयर के अंदर उन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, तो वो वाले शेयर को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। गॉट गॉट नॉट नॉट? यस सर, समझ में आया, मगज में आया, समझा क्या आपको? यस सर। आप एक बार पढ़ो, एक बार पूरे पूरे पॉइंट को घूरो। ये पानी पियो 2 मिनट। यस सर। मैं हट जाऊँ क्या सर? आप कहाँ चले गए? नहीं दिख रहा क्या मैं? नहीं दिख रहा सर आप। वापस वापस आया। चलो 2 मिनट के लिए आप देख लो। पढ़ा क्या बच्चों? पढ़ा क्या आपने? यस सर, पढ़ा पढ़ा पढ़ा। आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है अच्छे तरीके से। चलो सर, आपको नॉर्मल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट समझ में आया क्या? यस, प्रेफरेंशियल। मैं कल से क्या करूंगा, ये फॉन्ट का कलर थोड़ा चेंज करूंगा। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद वो दिख नहीं रहा होगा। दिख रहा है ना? थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, ये प्रेफरेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है सर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब हमने बताना क्या? बताओ। प्रेफरेंस शेयर मतलब वो शेयर जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेंगे, मतलब डिविडेंड बांटेंगे, तो इनको पहला हक मिलेगा किसके अंदर? प्रॉफिट के अंदर। मतलब पहला, जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेंगे, पहले इक्विटी शेयर को देंगे कि प्रेफरेंस शेयर को देंगे? सर प्रेफरेंस शेयर को। बस जब कंपनी बंद होने वाली रहेंगे, सर आप दिख नहीं रहे ना हमारे को? नहीं दिख रहा क्या? हाँ दिख रहा, दिख रहा। हाँ, जब कंपनी बंद होती रहेंगी क्या होंगे? जब कंपनी बंद होती रहेंगी तो पहला जब पैसा बांटेंगे, तो पहला पैसा किसको बांटेंगे अपन? सर इक्विटी शेयर नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर। तो नाम से ही समझ में आता है ना दोनों। यस सर, प्रेफरेंस शेयर। अबाउट प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहला अपन पॉइंट पढ़ेंगे। एज द नेम इंडिकेट द शेयर्स हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट। क्या है बोले इनके में? दे आर हैविंग सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट। किसके लिए? किसके लिए? पहला पॉइंट, अ प्रेफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब इनको डिविडेंड मिलने का पहला अधिकार है, हक है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेगी, जब पहला पैसा किसको देंगी? प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी शेयर? प्रेफरेंस शेयर। मैंने क्या बोला? जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेगी तो पहला किसको देंगी? प्रेफरेंस शेयर को। पक्का? अब मेरे को एक पॉइंट आपको बीच में बताया भी था मैंने, और एक बार डबल से बोल रहा मैं। अगर सपोजिंग आप एक पॉइंट को ध्यान में रखो, क्या सर कंपनी ने प्रॉफिट बांटेंगे तो भी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उस दिन भी बोला था, कंपनी अगर इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटने का सोच रही है, तो पहला प्रॉफिट अपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। क्या मैंने ऐसा कभी भी बोला क्या कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट देंगे ही देंगे? नहीं सर, आपने उस दिन अच्छी तरीके से हमको बता दिए थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर ओनली हैविंग प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। इन केस कंपनी डिसाइड नॉट टू डिक्लेयर डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर, in that case company is not going to give a single rupee to preference shareholders। पॉइंट समझ में आया सर? हिंदी में बोलो ना यार आप। कंपनी ने अगर ऐसा डिसाइड किया कि हमारे को प्रॉफिट देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को बांटना, बाद में अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना। पक्का? लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर को भी नहीं दे रहे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी नहीं देंगे। पक्का पक्का? यस सर, समझ में आया। The preferential right as to return of capital in the event of the winding up। अगर कंपनी जब बंद होगी तो वो केस के अंदर पहला पैसा किसको देंगे? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बाद में अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर। सर हमारी एक क्वेरी है, हाँ पूछो। सर आपने उस दिन बोला था कि पहले आप बैंकर को देंगे मुनाफा, सर उसके पहले टैक्सेस गवर्नमेंट को देंगे। सर बंद करने में भी टैक्सेस देने पड़ते हैं क्या? हाँ चलो, मैं ये पॉइंट को थोड़ा सा हटके मैं एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कंपनी क्या बोलती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए हुए इनकम टैक्स के अंदर, ऐसा स्पेशली देखो ये कुछ कुछ पॉइंट ना, ये ज्ञान वर्धन हम के लिए रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये भी पॉइंट बच्चों को पता रहना चाहिए। मेरा काम वो नहीं है जो बुक में लिखा है मैं आपको कन्वर्जन करके बता दूं। मेरा मेरा काम ये भी है कि आपको आउट ऑफ द बुक्स जो भी है ना, वो थोड़ा बहुत तो पता रहना चाहिए। बिकॉज सी, जब भी बच्चे जब बाहर सिटीज में जाते हैं ना, इट इज इम्प्लाइड मतलब उनको वैसे पता रहना चाहिए, ऐसा टीचर्स का मानना रहता है। तो मैं आपका वो पॉइंट डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर 12th होने के बाद में भी आप जब फर्दर स्टडीज के लिए जाओ ना, तो आपको प्रॉब्लम ना जाए, है ना? यस ठीक है। क्या पॉइंट बोले थे आप? जब भी कंपनी बंद करती है ना, तो कंपनी को अपने असेट्स को मार्केट में बेचना पड़ता है। तो जब असेट्स मार्केट में बेचेंगे तो वो टाइम पे तो कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी। सर वो टाइम पे कैसे कमाएंगे? चलो एग्जांपल लो, कंपनी के पास में एक लैंड थी, 1975 के अंदर खरीदी हुई थी कंपनी। कंपनी बहुत पुरानी है, कंपनी के पास में एक लैंड खरीदी थी। जब कंपनी ने वो लैंड खरीदी तो 1 लाख रुपए के अंदर 10 एकड़ कंपनी को वो लैंड मिली। आज जो मार्केट के अंदर टोटल वो लैंड की कीमत होगी 10 करोड़ रुपए।
अच्छा, अरे हाँ सर, कंपनी को तो फिर बम प्रॉफिट हुआ। 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में जा रही, तो ये टाइम पे जो प्रॉफिट अर्न हुआ, ये प्रॉफिट को भी कंपनी को क्या उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट समझा क्या दोस्त? ये समझा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, चलो, अपन ने कहा देखे थे, ये जब कंपनी बंद होगी तो पहला पैसा किसको वापस मिलेगा? इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। सर आप बता रहे थे हमको, आई थिंक आप हमको बता रहे थे, जब कंपनी बंद होगी तो इसके ऊपर भी टैक्स लगता है क्या? इसके ऊपर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, जब ये कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगी, प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के बाद में, प्रॉपर्टी को जब कंपनी कंपनी अपनी जब प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगी, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए में कंपनी ने सेल आउट करी, बरोबर है सर? तो दो मिनट, ओके, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इस पे टैक्स कितना लगता है, राइट? हाँ सर, देखो, 1 लाख रुपए की उसने प्रॉपर्टी परचेज करी थी, जब प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे तो 10 करोड़ रुपए, तो ये केस के अंदर भी गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट का हिस्सा, मतलब अपना टैक्स लेने जरूर आ जाती है। तो वो केस के अंदर भी सबसे पहले अपन गवर्नमेंट का टैक्स चुकता करेंगे, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो डिबेंचर होल्डर्स और बैंकर जिनसे भी लोन लिया हुआ है, उनका उनका जो भी उनका क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट देना बाकी होंगी, या जितना भी अमाउंट लोन का देना बाकी होगा उनको देंगे। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर का नंबर आएगा, और आखिर में अगर कुछ बचा, और जितना भी बचा फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बनेंगे। पक्का पक्का आपको ऐसा लिंक वाइज समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आया। आप चलो आगे। हमने क्या देखा सर? हमने सबसे पहले आज अपन ने शुरुआत करी थी इक्विटी शेयर के सबके फीचर्स पूरे के पूरे एक बार रिकॉल करें। सबसे पहले देखो, उसके पहले अपन ने देखा था शेयर के सारे फीचर्स, इक्विटी शेयर के सारे फीचर्स, इक्विटी शेयर के फीचर्स होने के बाद में इक्विटी शेयर्स की टाइप। अब प्रेफरेंस शेयर्स को अपन देख रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर हमेशा सबसे पहले अपन ने ध्यान में रखने को ना, प्रेफरेंस शेयर आर हैविंग प्रेफरेंस ओवर टू थिंग्स। जब भी पैसा कंपनी प्रॉफिट बांटेंगे तो पहला किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सेकंड केस के अंदर जब कंपनी बंद होंगी तो अगर पैसा जब वापस रिपेमेंट ऑफ कैपिटल करना चाहेंगे तो पहला कैपिटल किसको रिपेमेंट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। यस, अब अपन थोड़ा सा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में जानकारी लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। अब अपन सबसे पहले लेंगे अबाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है। सबसे पहले आपको पॉइंट समझना हो कि जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट, जब भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए एडवर्टीजमेंट करती है, वो एडवर्टीजमेंट कहाँ पे इशू करती है? प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो ये प्रोस्पेक्टस के अंदर लिख के रखती है कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड के नाम पे कितना कितना पैसा देंगे। मतलब द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज प्रिस्क्राइब्ड वेयर? इन प्रोस्पेक्टस। पॉइंट समझ में आया क्या? यस, पॉइंट पढ़ते इसको, मतलब जो ये बंदा है, काला काला बंदा कौन है? हमने हमेशा क्लासिफिकेशन ब्लैक और व्हाइट का करा है। ये बंदे का कलर देखो आप, काला काला है ना, तो इसको अपन कैसे नाम से पहचानेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम से। अगर कोई बंदा गोरा है, गोरा कोई बंदा गोरा ही नहीं, मतलब हमने जिसके जिसके ऐसा एक एग्जैक्ट इमेज ली है, वो थोड़ा गोरा गोरा पर्सन है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर है, और ये हमारा थोड़ा ब्लैकिश भाई, ये हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। ठीक है सर, आप काला गोरा कर रहे हैं, आप ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, ठीक है। The rate of dividend is prescribed in prospectus at the time of issue of shares। क्या बोल रहे हैं? जब भी कंपनी मार्केट में एडवर्टीजमेंट करेंगे कि हमारे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मतलब हमारे को पैसा चाहिए, हम आपको उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का दर्जा देंगे, तो वो टाइम पे प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी को क्लियर कट मेंशन करना पड़ेगा। क्या क्लियर कट मेंशन करना पड़ेगा? कि कंपनी आने वाले सालों के अंदर जब भी कंपनी ने पैसा यूज करेगी, तब वो रिटर्न के फॉर्म में सामने प्रॉफिट का कितना हिस्सा देगी। पक्का पक्का सर, हमारी क्वेरी है, पूछो क्या क्वेरी है? सर आपने बोला एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू अपने को प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखना पड़ता है कि हम डिविडेंड कितना रेट से देंगे। तो बोला था क्या? बोला हाँ। आगे जाके आकर ये प्रॉफिट का अपन ऊपर चेंज कर सकते क्या? चेंज कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते सर? फिर तो आपने तो बोला ना एट द टाइम ऑफ इशू हमारे को प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करना है। बोला हाँ, लेकिन वो केस के अंदर हमारे को परमिशन लेनी पड़ती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, और ये वाला वही राइट है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी अफेक्ट होने वाला है। पहला 10% से डिविडेंड मिलने वाला है, बाद में जाके 15% से डिविडेंड मिलेगा। अब ये इनका राइट अफेक्ट होने वाला है। सर राइट अफेक्ट का इनको तो एक्स्ट्रा मिलने वाला है, हाँ ठीक है ना, एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। तो ये केस में भी इनकी परमिशन लेते, और इसके साथ में जो कंपनी के रियल ओनर है इक्विटी शेयर्स, हाँ इक्विटी शेयर्स की भी परमिशन लेनी पड़ती है। पक्का पक्का, हाँ सर समझ में आया। जब भी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर मार्केट में बांटना होंगे तो वो प्रोस्पेक्टस बांटेंगे, और प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखेंगे एट द टाइम ऑफ इशू ही कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना कितना डिविडेंड देंगे। गॉट गॉट? यस सर। अगर उनका राइट को आगे जाके चेंज करने का है तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, रियल ओनर की भी और को ओनर की भी। को ओनर बोले तो प्रेफरेंस शेयर, रियल ओनर बोले तो इक्विटी शेयर। सर समझा क्या? हाँ सर समझ में। आगे चलूँ क्या मैं? यस सर आगे चलो, हमको देखने का इसको। हाँ देख, 1 या 2 3 4 5 6, चलो मैं आगे। यस सर, चलो दूसरा पॉइंट आते हैं।
इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में क्या वोटिंग का राइट मिलता है क्या? सर आपने कल ही तो बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। तो अपन नहीं पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में कभी भी वोटिंग का पावर नहीं मिलता है। सर एक क्वेरी, कभी भी नहीं मिलेगा क्या? अभी मिलेगा। आपने थोड़ी देर पहले हमको बोला था अगर उनका राइट अफेक्ट हो रहा है तो वो केस के अंदर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार में देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। पक्का पक्का? यस। तो सर और एक एग्जांपल है क्या? हाँ और एक एग्जांपल है था। अगर आगे चल के हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा था कि हम आपका पैसे को 10 साल तक यूज करेंगे और हर 10 साल में हम आपको डिविडेंड का हिस्सा देंगे 10% के रेट से। बोला था कि नहीं बोला? हाँ सर बोला था आपने। लेकिन अगर एक बात मानो, अगर सपोज 4 साल के बाद में कंपनी को लगता है कि यार कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई है, तो कंपनी ये किसको पूछेंगे कंपनी को बंद करना कि नहीं करना? इक्विटी शेयर होल्डर को। वो केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी बुलाएंगे बिकॉज अब उनका राइट अफेक्ट हो रहा है। उनको हमने वादा किया था कि हम आपका पैसा 10 साल तक यूज करेंगे, 10 साल को अभी वादे को अपन तोड़ रहे हैं। तो वो केस के अंदर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूछेंगे, क्या पूछेंगे? क्या हमने कंपनी आज बंद करना कि नहीं करना? बिकॉज कंपनी के पास में आने वाले सालों के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट टाइम हो रहा है। तो वो केस के अंदर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग के लिए भी बोलेंगे। पक्का पक्का समझा क्या आपको? यस सर। अपन एक बार पढ़ेंगे। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर। क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कोई वोटिंग का पावर नहीं रहता है। दे हैव वोटिंग पावर ओनली ऑन द मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। जो मैटर्स के ऊपर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है सिर्फ उसके लिए, सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग। हाँ और एक भी पावर होता है, जैसा मैंने बोला अगर सपोजिंगली हमारी एक कंपनी थी, मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, जियो कंपनी आई। ठीक है, सपोजिंगली जियो कंपनी को एक बट ऑफ कंपटीशन दे दिया एयरटेल ने एकदम फ्री में इंटरनेट बांट दी। अब वो केस के अंदर बोले मैं 10 साल तक फ्री में इंटरनेट बांटूंगा, करा तो थोड़ा रिस्क लेके कर दिया, बोले मैं जियो का नामो निशान खत्म कर दूंगा। करते नहीं, लेकिन सपोजिंगली ये एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कैसे करा। तो वो केस के अंदर जियो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर मार्केट में बांटे थे। अब प्रेफरेंस कंपनी को, जियो कंपनी का भी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि वो एयरटेल के सामने सरेंडर करे। वो बोले हम हमारी कंपनी भी आपको बेच देते, आपको बेच जैसी कंपनी को चलाना है वैसे चल। तो वो केस के अंदर कंपनी का ये ऐसा करना कि नहीं करना, मतलब जियो कंपनी को अपने मालिकों को भी पूछना पड़ेगा ना। जियो कंपनी के मालिक कौन? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो वो केस के अंदर सिर्फ मुकेश भाई डिसीजन नहीं लेंगे कि कंपनी को पूरी की पूरी एयरटेल को बेच देना कि नहीं बेच देना। ये केस के अंदर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पूछेंगे, मतलब ये काले वाले भाई साहब को भी हम बुलाएंगे कंपनी के अंदर कि आप आओ और आप भी हमारी वोटिंग के अंदर डिसीजन लो कि हमने रिलायंस जियो लिमिटेड एयरटेल को बेचना कि नहीं बेचना। मैं ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, सारे के सारे काल्पनिक किरदारों पे आधारित है। हाँ ठीक है, इसका सत्य से कोई वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा, और दे गेट वोटिंग राइट इफ द डिविडेंड रिमेन अनपेड। हाँ अब वो समय आ गया जब मैं आपको बताऊं, कभी कभी कंपनी बंद नहीं होती है, प्रेफरेंस शेयर के राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का रेट कम नहीं कर रहे हैं, तभी भी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार दे दिया। अरे बाप रे सर, फिर ये क्या को बोला ये काले वाले आदमी को वोटिंग का कोई अधिकार नहीं रहता है, क्रॉस मार्क कब करा? बोला नॉर्मल सिचुएशन के केस में वैसे ही रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा। तो फिर सर ऐसा क्यों बोले आपने फिर वोटिंग का मिलेगा? एक केस है, कंपनी ने अगर कंटिन्यूअसली 2 सालों तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं बांटा, तो वैसे तो हमने वादा किया है, वादा तो इन द सेंस मतलब उनको प्रेफरेंशियल राइट बोले भाई कि हम आपको डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस देंगे, मतलब इक्विटी शेयर को देने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। बोला हाँ आपने बोला है, लेकिन लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूअसली 2 साल, मैंने बोला कंटिन्यूअसली 2 साल तक अगर हमने डिविडेंड नहीं बांटा, तो वो केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। अच्छा, समझ में आया। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन क्या हम उनको वोटिंग का अधिकार दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। कौन से केस के अंदर? अगर हमने उनको 2 कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वोटिंग मतलब डिविडेंड नहीं दिया। पक्का पक्का। चलो एग्जांपल नंबर 2, हमने 5 सालों के अंदर कैसे किया? एक साल डिविडेंड दिया, दूसरे साल नहीं दिया, फिर तीसरे साल दिया, चौथे साल नहीं दिया, पांचवें साल दिया, छठवें साल नहीं दिया। तो वो केस के अंदर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में वोटिंग का पावर मिलता है क्या? नहीं। पक्का पक्का। यस सर, समझ में आ गया। चलो आगे चलना अपन ने। यस सर, चलो आगे। अब एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोजिंगली रिलायंस जियो लिमिटेड के अंदर मुकेश भाई जो इक्विटी शेयर होल्डर थे, कोई मुकेश भाई गोरे गोरे दिख रहे हैं और ये बंदा काला काला दिख रहा है। तो मुकेश भाई कौन है? सर इक्विटी शेयर होल्डर। ये काले काले आदमी कौन है? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। राइट, the preference shareholders are the co-owners of the company but not the controller of the company। ये पहले भी अपन ने पॉइंट पढ़ा है इक्विटी शेयर्स के अंदर कि
The equity shareholders are the real owners of the company and different shareholders are the co-owner. मैंने बोला था ना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो who are the real owners of the company? Sir, equity shareholders are the real owners of the company. Please मेरे साथ में बोलो, equity shareholders are the real owner of the company and preference shareholders are the co-owner of the company. पक्का? And but not the controller. Why they are saying they are not the controller? आपको वो इमेज ध्यान में है क्या? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर लगते हैं और मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर लगते हैं। मैंने कभी भी ऐसा बोला क्या ये काले वाले भाई साहब के पास में पावर है कंपनी के अंदर चलाने का, मतलब डिसीजन मेकिंग का पावर है, ये काले वाले भाई साहब के पास में नहीं। लेकिन सर इनके पास में अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? जब 2 साल का डिविडेंड नहीं बांटा, नहीं बांटा, नहीं बांटा। आपको तीनों पॉइंट समझ में आया क्या? यस। तो मैं एक बार रिकॉल करना क्या, कंपनी को अंदर मुकेश भाई ने पैसे लगाए। सबसे पहला पॉइंट आया था कंपनी के अंदर जब भी पैसा, सर ये तो पॉइंट बोलो भी मत, हमको तो इतना दिमाग में अंदर घुस गया। कौन सा वाला पॉइंट सर? कि पहला पैसा देंगे जब कंपनी डिविडेंड बांटेंगे तो पहला पैसा देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कंपनी जब बंद होगी तो कंपनी जब बंद होगी जब असेट्स में का जो पैसा आएगा तो वो पहला किसको बांटेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बोलना भी मत पॉइंट। इसके पहले सर, इसके पीछे वाला पॉइंट आपने बोले थे कि जनरली इनका कोई वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन कब मिलता है? जब इनको 2 साल में नहीं मिला। दूसरा तीसरा वाला पॉइंट आया था दे आर द को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। हाँ, बट नॉट द कंट्रोलर। आपके नोट्स में भी लिखोगे ना बच्चों, देखो पूरा का पूरा आंसर लर्न नहीं करना पड़ता है, टॉपर्स भी रैंकर्स भी पूरा का पूरा लर्न एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। प्लीज अपने माइंड से जो इलॉजिक है ना, प्लीज इसको बाहर निकालना। पक्का? सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर रखने का, उसको माइंड में रखने का और पॉइंट को रिकॉल करने का, उसको भी नमन करना बोलता है। जो भी आज मॉर्निंग से आप पढ़ते हैं ना बच्चों, वो रात में सोने के पहले एक बार का रिकॉल करना उसको, क्या आज क्या पढ़ा अपन ने। सेकंड थिंग, जब भी आप पूरा का पूरा टॉपिक को खत्म कर देते एक बार उसको माइंड फ्रेमिंग करना कि अच्छा इसके अंदर इतने बच्चे आए थे, उसके अंदर फिर ये पॉइंट आए, फिर इसके अंदर 8 पॉइंट थे, 9 पॉइंट थे, 9 पॉइंट के अंदर ये मसाला था। जितना ज्यादा आप रिकॉल करोगे ना तो उतना ज्यादा आपको एडवांटेज होगा। पक्का पक्का। और दूसरा मेरी इधर एडवाइस मानना, रात में सोने के पहले जितना मैं मॉर्निंग से रात तक पढ़ा उसको रिकॉल करना, सेकंड डे के अंदर दोनों दिन का रिकॉल करना, कल क्या करे थे फिर अगले दिन क्या करें, फिर ऐसा हफ्ता खत्म हो जाएगा, हफ्ते भर के अंदर पूरा का पूरा हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से रिकॉल करना कि यार आज ये पूरे हफ्ते के अंदर क्या क्या पढ़ा। मैं गारंटी देता पूरा का पूरा 100% तो रिकॉल नहीं होगा, लेकिन 80% भी हुआ ना तो बहुत है, बहुत। तो बाकी जो 20% होगा ना उसकी एक बार बुक ओपन करके देखना और फिर वापस बंद करके पूरा का पूरा एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना। और एक ऊपर चेरी ऑन द केक क्या है, आपने पूरा का पूरा पॉइंट को लिख के देखना चाहिए, पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड लिख के नहीं देखना, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ध्यान में रखना, उससे आंसर फ्रेमिंग करने की कोशिश करना। पक्का पक्का। यस सर। आप बार बार क्या देखते रहते? अरे मैं वो देखते रहता रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा मैं पूरा रिकॉर्ड करना साला रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ठीक है, चलो सर आगे चलो। ओके, सब चीज के अंदर और एक पॉइंट आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर ये वही बंदे कंपनी के अंदर परचेज करते हैं जिनको थोड़ा सेफ्टी चाहिए। सर सेफ्टी चाहिए मतलब क्या? जिनको गारंटी चाहिए कि यार मुझे हर साल कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलेंगे, मिलेगा, है ना। और अच्छा रिटर्न नहीं भी मिला तो मेरे को एक अश्योरेंस चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ वोटिंग करने का अधिकार मिल जाएगा। अगर मेरा 2 साल तक मेरा प्रॉफिट अटक रहा कंपनी को तो मेरे को वोटिंग का पावर मिलेगा। पक्का पक्का। कौन पढ़ते? दिस शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स। कॉशियस मतलब थोड़ा सेफ वाले इन्वेस्टर जो संभल के खेलना चाहते हैं, who are interested in safety of investment and who want steady return on investment। मतलब जिनको हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहिए और स्टेडी रिटर्न चाहिए। पक्का पक्का। यस सर समझ में आया। क्या बोल रहा? जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ वही लोग परचेज करेंगे, जैसे अपने केस के अंदर मिश्रा बोल रहा था ना सर मेरे को हर साल मुझे प्रॉफिट में थोड़ा बहुत हिस्सा ही चाहिए, तो मैंने तो उसको बोला था तू डिबेंचर परचेज करे, बोले नहीं नहीं सर मेरे को मालिक भी बनने का कंपनी का। बोला देख देखो अगर मालिक भी बनने का है और हर साल थोड़ा बहुत रिटर्न भी चाहिए तो एक काम कर, तो हमारी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज कर ले। समझ में आया? मगज में आया? पक्का पक्का। यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से कौन से? दे आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्टेड। किसके अंदर इंटरेस्टेड? कि यार मेरा पैसा मैं कंपनी को लगा रहा तो ऐसा ना होता है कंपनी मेरे को रिटर्न नहीं दे, रिटर्न देना लगे तो, लेकिन पहला रिटर्न देना। इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी पहला मुझे पैसा देना चाहिए। पक्का पक्का। यस सर। समझा कि नहीं? समझे कि नहीं? समझा सर। सर आपने 4 पॉइंट पढ़ाया, पहला वाला पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला पॉइंट क्या था? पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट क्या था? क्या पॉइंट था सर? सेकंड वाला पॉइंट क्या? उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है। वोटिंग का अधिकार मिलता है सिर्फ एक केस के अंदर, अगर उनका राइट अफेक्ट हो रहा है तो। दूसरा, अगर इनको 2 साल तक 2 कंटिन्यूस सालों के अंदर इनको पैसा रिटर्न नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया। दूसरा,
दे आर द रियल ओनर बट नॉट, सॉरी, दे आर द को ओनर, सर आपने गलत बोला, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, दे आर द को ओनर्स एंड एक तो मैंने पॉइंट बोला दे आर द को ओनर्स, और दूसरा पॉइंट बोला था, क्या पॉइंट बोला था, co-owners or they are not the controllers of the company. Yes. Fourth point आता, they are purchased by whom? By purchased by the cautious investor जिनको थोड़ा बहुत सेफ्टी चाहिए. Yes, they are invested in the safety, मतलब उनको पहला भी पैसा चाहिए, थोड़ा सेफ्टी चाहिए, तो वो ये परचेस करते हैं. पक्का समझ में आया क्या? यस सर, आपको पॉइंट सारे के सारे याद आया क्या? यस. अच्छा सर, ये आपने पॉइंट नहीं बोला था कि इनका द रेट ऑफ डिविडेंड इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. यस सर, इनको कोई वोटिंग का पावर मिलता है क्या? नहीं सर. थर्ड पे ये केस के अंदर दे आर द को ओनर एंड नॉट द कंट्रोलर ऑफ द कंपनी. और फोर्थ पॉइंट आता है दे आर परचेज्ड बाय कॉशियस इन्वेस्टर. पूरे के पूरे चारों पॉइंट को घूरो बोले एक बार. बाकी बच्चों को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको मस्त एक बार का स्क्रीनशॉट लेकर रख देना. समझा क्या रे? मैं हटू क्या बाजू में? यस सर, आप बाजू में हट जाओ. हटा क्या मैं? हट गया ना मैं? एक बार देखो क्या मैं? 2 मिनट. हट गया. आपको दिख रहा है का पूरा स्क्रीन? जादू. मैं कहीं भी आता, कहीं भी चल जाता. दिखा क्या? सर वापस आओ ना. वापस चलो मैं आगे. यस सर, ये अपने क्या पढ़े? ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़े अपने, अबाउट प्रेफरेंस शेयर, राइट? अभी आप लोग किसने भी पूछा तो आप क्या बोलना है? ये चारों के चारों पॉइंट. सर एक बार हमने बोलने की कोशिश करना क्या? बोला हाँ. बिना देख के बोलने की कोशिश करना क्या? हाँ. ठीक है. तो क्या था पहला वाला पॉइंट? क्या था? जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहला वाला एकदम सबसे वो सड़ेवा पॉइंट, सड़ेवा नहीं बोला सर, एकदम वो पांचट सा पॉइंट हमेशा, मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर के बारे में जब भी ये इतिहास में, ये पूरे ब्रह्मांड में जब भी पॉइंट बोला जाएगा तो वो पॉइंट तो जरूर बोलना, उनसे वाला पॉइंट जरूर बोलना, इनको प्रेफरेंस है. काय में प्रेफरेंस है? तो सर बस करो अभी, आप हमको समझ में आ गया. आपको समझ में आया ना जो बोलना चाहते थे हम? यस सर. दूसरा पॉइंट, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है क्या? यस सर. वो कहां पे फिक्स रहता है? प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया हुआ रहता है क्या? यस सर. ये मैंने अबाउट प्रेफरेंस बोला है, फीचर्स अभी चालू नहीं किया अपन ने. हाँ, फीचर्स अभी पढ़ेंगे अपन. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या था? दे आर द रियल ओनर और को ओनर, दे आर द को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर ऑफ द कंपनी. यस सर. सर इसके बाद में भी और एक दो पॉइंट बताओ ना आप. इसके बाद में और एक दो पॉइंट है. क्या पॉइंट है रे? इसके बाद में और एक पॉइंट है. बट पॉइंट लास्ट पॉइंट मैं भूल गया. आपको याद है क्या? याद है सर. अच्छा, कोनर वाला नीचे था, ऊपर वाला नॉट वोटिंग राइट. दूसरा दे आर परचेज बाय द कॉशियस इन्वेस्टर, जो कि सिर्फ को सेफ्टी चाहिए. ठीक है. आपको लर्न हो गया सारे के सारे पॉइंट? यस सर, लर्न हो गया. इसको नहीं हो एक बार प्लीज डबल से एक बार देख लो. मेरे को नहीं हो रहा यार, मैं एक बार डबल से खोल करता. सर फर्स्ट पॉइंट था ये जनरली जिसको प्रोस्पेक्टस, सॉरी, इनका रेट ऑफ डिविडेंड प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रिस्क्राइब रहता है एट द टाइम ऑफ इश्यू, बाद में भी चेंज कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसको इक्विटी शेयर होल्डर की परमिशन लेगी. ठीक है. दूसरा केस के अंदर मैंने बोला इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता सर. मैं मेरी आंखें बंद है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. दे आर नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट, लेकिन उनका वोटिंग राइट मिलेगा अगर 2 कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनका डिविडेंड नहीं मिला तो. यस सर. सर थर्ड पॉइंट के अंदर बोला था आपने दे आर द को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर ऑफ द कंपनी. दे आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर. राइट. यस सर. तो 2 मिनट का पानी पी रहा. अब एक बार पूरे पॉइंट को इधर देख लो बेटा. मैं हटू के बाजू में? ओके सर. ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है ना बेटा, इसको ध्यान में रखना आपने. सर वापस आओ ना. हाँ, ये जितने भी हाईलाइट करके रखा ना मैंने, उसको प्लीज ध्यान में रखना और इसके थ्रू ही लर्न करना आपने, है ना? यस सर. समझ में आया क्या? मैं 2 मिनट एक बार देखूंगा मेरे दिख रहा है प्रॉपर. हाँ, मैं दिख रहा हूँ ना प्रॉपर. यस सर. चलो आगे. लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा था ना, क्या देखा था? एमआरएफ चार्जिंग करके राइटली कंट्रोल करता है, परमानेंट कैपिटल पे बोनस और डिविडेंड मिलता है. ये किसके फीचर्स है बच्चों? ये इक्विटी शेयर्स के फीचर्स है. अभी अपन देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या है. फीचर्स का मतलब जिसको नहीं समझ में आता ना, वो हमेशा मेरा मोबाइल वाला ध्यान में रखना. अपन नहीं बोलते कि मोबाइल के फीचर्स बताओ, तो वैसे प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स बताएंगे अपन. ठीक है सर? यस सर. चलो पहला फीचर्स अपन देखने की कोशिश करते हैं. अपन सबसे पहला फीचर्स है प्रेफरेंस शेयर्स. क्या कोई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहते? क्या बिल्कुल लिस्टेड रहते. लेकिन क्या प्रेफरेंस शेयर्स के मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है क्या?
सर नहीं, आपने उस दिन हमको बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट प्राइस वैल्यू रहती है ना, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज इसके अंदर डिमांड और सप्लाई ज्यादा नहीं होती है। डिमांड और सप्लाई कम ज्यादा क्यों नहीं होती है? बिकॉज इसी केस के अंदर जो रेट ऑफ डिविडेंड जो बांटते हैं ना अपन, वो फिक्स रहता है। अपन साइमल्टेनियसली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के पॉइंट दोनों को रिकॉल करते रहेंगे। इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या बोले थे अपन ने कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज going up and down. Why? Because the demand supply is going up and down. Why? Because the rate of dividend is going up and down. इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के केस के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है कि फ्लक्चुएट रहता है? फिक्स रहता है। आपको पीछे का लॉजिक भी ध्यान में रहेगा ना, तो बहुत लॉन्ग टर्म टाइम के लिए ध्यान में रहेगा। पक्का समझा? प्रेफरेंस शेयर भी शेयर मार्केट पे ट्रेड होते क्या? बिल्कुल होते, लेकिन उनकी मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होती क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है कि नहीं? चलो पढ़ना पॉइंट। यस सर, द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंजेस एज द रेट ऑफ डिविडेंड इज पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। कहां पे फिक्स्ड होता है? प्रोस्पेक्टस के अंदर एट द टाइम ऑफ इशू। कैपिटल अप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड टू बी लो एज कंपेयर विद इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के मुकाबले प्रेफरेंस शेयर्स के केस के अंदर कैपिटल जो प्राइस बढ़ती है वो कम होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना सर्वेश का, सर्वेश ने हमारी सर्वेश को एसबीआई कंपनी के शेयर चाहिए थे। बोला हाँ सर, एसबीआई कंपनी के कल पहले दिन पे कितना, क्या एक शेयर के रेट कितना था सर? 230। अगले दिन पे तो कितने हो गए थे? 250। प्रेफरेंस शेयर के अंदर प्राइस ऊपर नीचे होगी क्या? नहीं सर। चलो आगे। पक्का क्या? एक्सक्यूज मी, 2 मिनट। हाँ सॉरी, थोड़ा वो बोलते ना तो दिखता है। ठीक है। अच्छा, उधर क्या था? एमआरएफ, आर फॉर रेसिडुअल एलिमेंट। यहाँ पे रिस्क है। आर यहाँ पे भी एमआरएफ टेक्निक ही है, लेकिन यहाँ पे आर फॉर रिस्क है। वहां पे आर फॉर क्या था? रेसिडुअल। वहां पे मतलब इक्विटी शेयर के फीचर्स के अंदर यहाँ पे बोलते रिस्क। मैं एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर जनरली किसने परचेज करने को ना? सर जनरली उसने परचेज करने को ना जिसको थोड़ा सेफ्टी रहना है। कॉशियस इन्वेस्टर थोड़ी देर पहले पड़ा था, वो नहीं क्या एक आदमी सेफ्टी कोट पहन के बैठा था। देखो आपको बताना, ये बंदा ये ऐसा था ना कि आई एम सेफ इन्वेस्टर। ठीक है, दिस द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर। जिनको थोड़ा सेफ्टी चाहिए, जैसा निखिल जैसा आदमी जिसको लगता है कि यार मुझे हर साल डिविडेंड मिलने को ही होना। दूसरा, मुझे पैसा जब कंपनी देंगी तो मुझे पहले पैसे मुझे देने को ना, बाद में बाकी की जनता को देने को ना। तो जनरली वो कौन सा पर्सन परचेज करता है प्रेफरेंस शेयर? जो जिसको थोड़ा सेफ खेलने का। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड सेफ्टी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर द एडवांटेजेस अटैच्ड टू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक बेसिक मेन एडवांटेज कौन सा मिलता है कि जब भी डिविडेंड बांटेंगे तो इनको पहले डिविडेंड मिलेगा, कंपनी बंद होगी तो इनको पहले पैसा मिलेगा। पक्का पक्का। क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट बोला, इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर। जनरली जिनको कॉशियस रहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हैं। द सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की सेफ्टी किसको ज्यादा मिलती है? इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। एक बार घूरो पॉइंट को। ये मैं एक ऐसा क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज ये सारे का सारा पॉइंट अपन उधर पढ़ा है ना? तो इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं। फास्ट नहीं है, यहाँ की स्पीड तो इतनी रहनी चाहिए। ठीक है, देखा क्या? द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड द स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेज। व्हाई दे आर सेइंग स्टेडी रिटर्न? बिकॉज इनका रिटर्न हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर की कैसे कैसे ओपन बोला था, डिविडेंड ऊपर नीचे जाते रहता है। प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है क्या? यस सर, सही बात है। अपन दे आर द एडवांटेज अटैच्ड टू प्रेफरेंस शेयर। पक्का। चलो मैं आगे। दिस शेयर आर बून फॉर द शेयर होल्डर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड व्हेन द इंटरेस्ट रेट आर कंटिन्यूअसली फॉलिंग। वेरी गुड, मस्त पॉइंट है। सर ये नहीं समझा मेरे को, क्या बोल रहा है ये पॉइंट? जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बांटती है ना, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर बांटती है, बोला हाँ सर, तो वो केस के अंदर इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स ही रहेगा। अगर सपोजिंगली कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती यार हमने तुम्हारे को वादा किया था हम 10 रुपए से डिविडेंड देंगे, यार एक बार ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो एक काम करो ना, तो हमारे से 5% से डिविडेंड दो। नहीं नहीं, या तो हमारे को डिविडेंड ही मत दो, दे रहे तो हमारा 10% की रेट से दो। तो जब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते रहते हैं, सर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी होते हैं। जैसा अभी कोविड-19 का वजह लोगों का धंधा है क्या? धंधा नहीं तो प्रॉफिट बांट सक रहे क्या? नहीं। तो वो केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा जब बांटेंगे ना अपन, तो कांस्टेंट रेट से बांटेंगे। कितने रेट से? जितना उनके साथ में वादा किया था। कितना रेट का वादा किया था? 10%। कब वादा किया था? प्रोस्पेक्टस बांटने के टाइम पे। पक्का पक्का। यस। तो बोले जब डिप्रेशन भी होता है ना, इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, मार्केट में मंदी आती है, तो वो केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है क्या? यस सर, फिक्स रहता है। पक्का पक्का। यस, समझा क्या सर? यस सर, समझ में आया। क्या हुआ सर? शुक्रिया। चलो क्या आगे? यस सर, देखा क्या आपने पॉइंट? चलो अब आता है।
आपको याद है क्या? MRF, M फॉर मार्केट वैल्यू, R फॉर रेसिडुअल लिमिट, F फॉर फेस वैल्यू। यहाँ पे भी MRF कांस्टेंट ही है, यहाँ पे भी फेस वैल्यू है, ठीक है। अब देखते हैं फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर हम बोलते आपने हमको थोड़ी देर पहले बोला था इक्विटी शेयर के केस के अंदर जो फेस वैल्यू रहती है ना वो 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में रहती है। सर प्रेफरेंस शेयर के केस में आपने थोड़ी देर पहले आज ही बताया था कि वो 100 रुपए या 100 रुपए के मल्टीपल में रहती है ना। तो अपन पढ़ते हैं। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या है? तो शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे रहती है। देखो यहाँ पे लिखा है ना शेयर सर्टिफिकेट का फेस है, तो शेयर सर्टिफिकेट में लाइन है। द फेस वैल्यू इज द वैल्यू रिटर्न ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज रिलेटिवली हायर देन द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर के केस में 1 से 10 के बीच में, इनके केस में जनरली 100 रुपए या 100 रुपए के मल्टीपल के नॉर्मली इशूड एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। पक्का पक्का? यस सर। समझा क्या? समझ में आया सर? तीनों पॉइंट हो गया सर लगभग। M फॉर मार्केट वैल्यू, R फॉर रिस्क। रिस्क का मतलब क्या? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर जनरली उसने परचेज करने को ना जिसको थोड़ा सेफ खेलने का, रिस्क नहीं लेना चाहते वो परचेज। समझा क्या? यस सर। समझ में आया? मगज में आया? इतने कॉल्स आ जाते हैं इतने टाइम वेस्ट। छोड़ो, अभी आपके साथ में मेरी मीटिंग चल रहा है, बस आपके साथ में क्या फीचर्स। अच्छा कुछ कुछ बच्चों को कॉल आया सर क्या क्या लिखने का है। अरे जब मैं लेक्चर पढ़ रहा था वो टाइम पे ध्यान नहीं दिया क्या? मैंने क्या बोला? क्या बोला था मैंने? खराबी बोल के मैंने बोला था ना आपको कि आपको फीचर्स ऑफ शेयर्स लिखने के हैं, पूरा का पूरा 2-2 बार लिखने के, इक्विटी शेयर के फीचर लिखने के। आज भी जैसा भी प्रेफरेंस शेयर के भी खत्म होगा ना, आप प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स आप 2 बार लिखोगे। सर 2 बार कैसे लिखना? एक बार ऐसा मस्त हाथ रख के मतलब एक बार रिकॉल करके देखना माइंड, फिर एक बार लिख के देखना, फिर ऐसा तो आएंगे नहीं आपको पूरे का पूरा पॉइंट याद में आ गया, तो थोड़ा सा चीटिंग करना। पहले वाले चैनल में थोड़ा सा चीटिंग का मतलब क्या? थोड़ा सा देखना और फिर अपने वापस बंद कर देना। तो फिर बाद में क्या करना? बंद करना, हाथ लिखना नहीं, देख देख के लिखना नहीं है। मैं पहले बोल दे रहा आपको, आपके वाली और आपकी वाली ही कसम है सर, ऐसा मत बोलो। ठीक, आप इसके अलावा किसकी सुनते हैं? आपके वाली मतलब आपके मम्मी पापा ही कसम दिए मैंने आपको, ठीक है। चलो मैं मस्ती करता, मैं आपका फ्रेंड के जैसे पढ़ा था तो लगभग रॉ सर ने क्या बोला गंदा गंदा, ऐसे नहीं। आप सब मैच्योर बच्चे हो, सब बड़े हो गए, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो यार, तो थोड़ी मस्ती चलती है, ठीक है सर। दूसरा, अब अपन देखते हैं इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स था क्या? फिक्स रिटर्न। एक 4th पॉइंट आ रहा है, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। ये 3rd लिखा है मैंने, लेकिन ये 3rd नहीं है, 4th है, फिक्स रिटर्न। द शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। मैं बताऊं प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स है। कहां पे शेयर मेंशन करवाएगा सर? प्रोस्पेक्टस। सर बार-बार वही पॉइंट पढ़ रहे हैं, जानो ना यार। तो आप फुकड़ के मार्क करो ना, आप क्या टेंशन लेते हैं? रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के केस के अंदर फिक्स रहता है कि फ्लक्चुएटिंग रहता है? फिक्स रहता है, पक्का। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। यस सर। ये डबल जी क्यों आया? आपने थोड़ी देर पहले तो ये पूरा का पूरा पढ़ा था ना हमको बेटा, वो था अबाउट प्रेफरेंस शेयर। मतलब कभी भी किसने आपको बोला भाई प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दो, तो आपने स्टार्टिंग में तो 4 या 5 पॉइंट बताना। 5 पॉइंट में तो पहला बार वो गंदा वाला पॉइंट, और बाकी के 4 पॉइंट वो अपने जो अभी इमेज थे देखा पूरे की पूरी इमेज वो वाला पॉइंट थोड़ी देर पहले, इसके पहले जो पढ़े पढ़ा था उसके अंदर था ना ये रेट ऑफ डिविडेंड। आई नोट द रेट ऑफ डिविडेंड इज दिस। उनको वोटिंग का पावर नहीं मिलता है, दे आर द को ओनर नॉट द रियल ओनर, दे आर नॉट द कंट्रोलर। ये सारे के सारे पॉइंट अपने पढ़े थे ना। यस। तो अब अगर उन्होंने फीचर बोला तो ये वाले 9 पॉइंट जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने बोला अबाउट प्रेफरेंस शेयर तो वो वाले पॉइंट पक्का पक्का। यस सर, समझ में आया। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट। इनका रेट ऑफ डिविडेंड या तो फिक्स सम में रहेगा, जैसे हमने डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ में डायरेक्ट उनको कसम दी थी, हमने उनके साथ में वादा किया। किस चीज का वादा किया? कि हमारे को प्रॉफिट हो कि नहीं हो, हम तुम्हारे को हर साल 10 रुपए तो डिविडेंड के नाम पे देंगे, एक शेयर के ऊपर 10 रुपए देंगे। या दूसरा, तुम हमारी कंपनी के अंदर जितना भी पैसा लगाएंगे उसका 10% हमको डिविडेंड कर देंगे। जैसा अगर आपने हमारी कंपनी के अंदर 1000 रुपए लगाए तो उसका 10% कैलकुलेट करेंगे। 1000 का 10% कितना होता है बच्चों? 100 रुपए। तो हम उनको 100 रुपए का डिविडेंड देंगे, पक्का पक्का। यस सर, समझ में आया। चलो आगे में। यस, तो वो बोल रहा है या तो फिक्स सम देंगे 10 रुपए हर साल, हर एक शेयर के ऊपर 10 रुपए डिविडेंड देंगे, या 10%। परसेंट मतलब क्या? कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट। परसेंट बोलते एक रेट है ना वो, तो वो बोल रहे हैं पक्का पक्का। यस सर, समझ में आया क्या सर? हमने देखा नहीं सारा पॉइंट सर, हमने अभी 4 पॉइंट देखा। ये 3 बोल रहा है ये, लेकिन ये 4th पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ये 4th पॉइंट है सर। समझ में आया। 4 पॉइंट का अपन क्या पढ़ रहे हैं? इक्विटी शेयर के फीचर्स की प्रेफरेंस शेयर के फीचर। सर प्रेफरेंस शेयर के फीचर पढ़ रहे हैं अपन। हाँ यार सर, सारू बात છે। पढ़े क्या सर? कौन से फीचर्स थे एक बार हमने रिकॉल करना क्या? एम फॉर मार्केट वैल्यू। सर एमआरएफ नहीं है क्या यहाँ पे? बस यहाँ पे आर वाला है, यहाँ पे रिस्क है, उधर रेसिडुअल क्लेमेंट है, उधर मतलब इक्विटी शेयर्स के अंदर। एम फॉर मार्केट वैल्यू,
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर ऊपर ज्यादा होती है कि नहीं होती है सर? नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। क्या पे कब कब फिक्स रहता है? जब इक्विटी प्रेफरेंस शेयर मार्केट में बांटेंगे तभी फिक्स रहते हैं। यस सर, समझ में आया। आर फॉर रिस्क, जनरली ये कौन सा बंदा परचेज करता है? जिनको रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स चाहिए, जिनको हमेशा एक सिक्योरिटी चाहिए। एफ फॉर फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए रहेंगे कि 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में रहेंगे? सर फिक्स रहेंगे। 100 10 रुपए के मतलब 100 रुपए रहेंगे, 10 रुपए नहीं रहेंगे, 100 रुपए वाली रहेंगे। यस सर। उसके बाद में हमने बोला फिक्स रिटर्न, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स है। पक्का पक्का? यस सर, समझ में आया। राइट और बोनस शेयर, सर हम बोलना कि आपको क्या बोलना? सर देखो ये थोड़ा अलग है कि सेम जैसा पॉइंट है इक्विटी शेयर। आप हम आपको पॉइंट बोलते हैं। इक्विटी शेयर के क्या अपोजिट है सर? इक्विटी शेयर के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इश्यू भी मिलता था और बोनस भी मिलता था। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता क्या? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता। अपन पढ़ने की कोशिश करते। जियो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देंगी क्या? नहीं देंगी। पक्का पक्का? यस सर। The preference shareholders are not entitled, क्या बोल रहा हूँ? They are not entitled for rights or bonus issue। आपके माइंड में ध्यान में रहेगा क्या? यस सर। बोनस शेयर, ठीक है सर, ध्यान में रहेगा। सर हमने 5 पॉइंट देखे। मार्केट वैल्यू, आर फॉर रिस्क, एफ फॉर फेस वैल्यू, फिक्स रिटर्न थोड़ी देर पहले देखा था, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहेगा एट द टाइम ऑफ इशू, राइट्स और बोनस इशू। यस सर, सब ध्यान में रहेगा। सर यहाँ पे इमेजेस को डालते हैं माइंड में ध्यान में रखने के लिए। ऐसे एक रिसर्च के अंदर पाया गया है कि जब भी क्या पाया गया है कि जब भी आप इमेज फॉर्म में ध्यान में रखते हैं ना, वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। मैं मानता हूँ हमको बहुत टाइम लगा इसको, एक्चुअली सारे फैकल्टी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है। लेकिन अभी का लॉकडाउन पीरियड था तो हम 3-4 महीने यही बने, एसपी का, ओसी का, इकोनॉमिक्स का फुल लर्निंग इसके थ्रू, वीडियो इसके थ्रू ही पढ़ेंगे, इमेजेस के थ्रू ही पढ़ेंगे। हमको लगता है यार बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए और हम गारंटी लेते हैं कि यार बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा, प्रोवाइडेड बच्चा हम जैसा बोले वैसा करेगा। नहीं तो बच्चा मट्टी खा रहा तो हम क्या कर सकते हैं ना, वो जो खुद गड्ढे पे गिरना चाहता है तो गिरने का ना, बिकॉज इसके अलावा नहीं मिलेगा। अब एक बार अपने दिल को, अपने आप को सच में एक क्वेश्चन पूछ के देखना, क्या 10th तक कोई भी फैकल्टी ने आपको लर्न करवाया था क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड तक करवा दिया, उसके बाद में छोड़ दिया, फिर उसके बाद में सब बच्चा अपने अपने करते हैं। हम 12th में क्यों पॉलिसी फॉलो करते हैं कि हमको लगता है कि यार बच्चे को लोड कम रहे, तो इस वजह से इसको बच्चे को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, है ना। और जो बच्चे करते हैं यार, मतलब ऐसे भी देखे थे, लास्ट ईयर का हमारा को एक्सपीरियंस है, जो बच्चे इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म किए, स्टार्टिंग में दे वर लाइक हेल, कि उनको कुछ भी नहीं आता था, इवन दे वर नॉट नोइंग शेयर। सर हमको भी नहीं पता था, हमको अभी हमें आके पता चला। तो होता है ना, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बिलीव करते हैं। हमारा कोई कंपटीशन में, मतलब हम किसी का में कॉम्पीट नहीं करने का है ना, हम किसको ब्लेम करते हैं। हमारा एक ही रोल रहता है कि यार बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए जो उनको मिले और वो अपने फैमिली का नाम रोशन करे, और उनको जितना कम से कम टेंशन है हम ये इंश्योर करते हैं। तो बस यही ऑब्जेक्टिव के साथ में पढ़ा रहे हैं एंड फिर वही रिजल्ट मिलता है। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किए थे सिर्फ 4 बच्चे आए थे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स से अपने बैच शुरुआत किए थे, फिर धीरे धीरे 15, फिर उसके बाद में 30 बच्चे, लास्ट बैच जो थी ये बार 90 स्टूडेंट्स हैं। और भगवान करे टचवुड हमको आगे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, प्रोवाइडेड हम क्वालिटी अगर मेंटेन करेंगे। क्वालिटी खराब कर देंगे तो हमको नहीं मिलने वाला कुछ, ठीक है। चलो सर आगे चलो। यस सर, हम हमेशा बोलते हैं प्लीज आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड किया करो कि उसके लिए भी अच्छा लेक्चर्स रहेंगे। फिलहाल तो वैसे ये फ्री में चाहिए, तो उतना तो एटलीस्ट आप बांट सकते हैं, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, है ना। तो बहुत से बच्चे अभी भी देखते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है उनके साइड से भी। अभी एक बच्चे था कि सर मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं लेक्चर देखता हूँ और मुझे अच्छा लगा, आप फ्रेंडली वे में पढ़ाते हो। मैं देखता हूँ, मैं शायद शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आपके कॉल जैसा भी आपको ठीक लगे आप नहीं करना, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, और एटलीस्ट हर एक पर्सन, एक भी फ्रेंड्स को उसका अगर अच्छा चाहेंगे तो आप, एंड अच्छा चाहना चाहिए, बिकॉज आप कुछ अच्छा बांटोगे तो इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। हमेशा पढ़ाई को बचा के रखना, दूसरे पर्सन के साथ में शेयर करना चाहिए, ठीक है सर। यस सर, चलो आगे। नेचर ऑफ कैपिटल, अब आपको ध्यान में आएगा, मैंने आपको बोला था मुकेश अंबानी ने कंपनी को पैसा लगाया। मुकेश अंबानी को पैसा कब वापस मिलता था सर? कंपनी बंद होने के बाद में, बराबर है। मुकेश अंबानी का पैसा कैसा था सर? परमानेंट कैपिटल था। सर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का आपने आज ही हमको बताया कि परमानेंट कैपिटल नहीं है, ये टेम्पररी कैपिटल है। ये टेम्पररी कैपिटल है मतलब क्या? लाइट बंद कर देना। इनका पैसा कैसा है? इनका टेम्पररी कैपिटल है, ये परमानेंट कैपिटल है? ये परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है? परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब बंद होगी उसके बाद में कंपनी को पैसा वापस मिलेगा। दूसरा एक टेम्पररी कैपिटल है, 4 साल 5 साल 10 साल के बाद में कंपनी ने जिससे पैसा लिया था उनको उसको पैसा वापस देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द टेम्पररी सोर्सेज ऑफ कैपिटल, ठीक है।
सपोजिंगली एग्जांपल लेते हैं, ये काले वाले भाई साहब ने जियो कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने इसको शेयर सर्टिफिकेट दिया, बरोबर है, देखो जा रहा है। थोड़े टाइम के बाद में जब कंपनी के 5 साल हो गए, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख देती है, हाँ कंपनी को प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ता है कि कंपनी ने कितने टाइम के लिए पैसा इश्यू किया है, पूरा नहीं ये रिकॉर्ड, हाँ हाँ चलो, कंपनी ने कितने टाइम के लिए पैसा इश्यू किया है, तो ये कहाँ पे मेंशन होगा, कहाँ पे मेंशन होगा बच्चों, ये प्रोस्पेक्टस के अंदर रहेगा। जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो वो केस के अंदर ये काले वाले भाई साहब वापस कंपनी को उनका शेयर सर्टिफिकेट वापस दे देंगे और कंपनी वो सर्टिफिकेट को फाड़ डालेंगे और कंपनी वापस इनको उनका पैसा वापस दे देगी। पक्का पक्का सर, इनके बीच में डिविडेंड नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, मैंने अभी बोला नहीं है लेकिन वो इट इज इम्प्लाइड कि वो देंगे पक्का। क्या जियो कंपनी आज की तारीख में 5 साल के अंदर बंद हुई क्या? नहीं, बंद नहीं हुई, कंपनी चल रही है, लेकिन इन बिटवीन मतलब कंपनी ने जितना वादा किया था, जितने साल के लिए पैसों का वादा किया था, उतने टाइम होने के बाद में कंपनी अपना पैसा वापस, पक्का पक्का, गॉट और नॉट नॉट, समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया, अब चलो आगे, पक्का। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल है कि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है? सर टेम्पररी सोर्स ऑफ। इक्विटी शेयर का पैसा टेम्पररी है कि परमानेंट है? सर परमानेंट है। पढ़ते, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। पहला पॉइंट क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। दूसरा, दे आर रिडीमेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला उसने? प्रेफरेंस शेयर के केस के अंदर दे आर रिडीम, मतलब थोड़ा टाइम के अंदर पैसा वापस दे दिया जाए। दूसरा, द कंपनी कैन नॉट इशूड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल मतलब क्या? अच्छा, रिडीमेबल का मतलब क्या हो जाता है? रिफंडेबल। थोड़े टाइम के बाद में कंपनी जिनसे भी पैसा वापस उठाया था उनको वापस दे दिया। जैसा नहीं कहा अभी थोड़ी देर पहले वो नहीं था कि भाई साहब ने कंपनी को पैसे दिया था, कंपनी ने इसको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, 5 साल गुजरने के बाद में ये बंदे ने उसको पैसे वापस दे दिया, मतलब सॉरी शेयर सर्टिफिकेट वापस दे दिया और जियो कंपनी ने इनको उनके पैसे वापस दे दिए। इसको बोलते हैं रिडीमेबल नेचर। लेकिन क्या कोई कंपनी इररिडीमेबल, मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक पैसा, हम आपको पैसा वापस नहीं देंगे, क्या ऐसे वाले प्रेफरेंस शेयर दे सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं डबल से बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जब भी पैसा लेंगे ना तो उनको एक टाइम के बाद में वापस देना पड़ेगा। उनको ऐसा नहीं बोल सकती कंपनी जाओ हमारी जब कंपनी बंद होगी तब आपने आना, नहीं नहीं नहीं, उनको थोड़े टाइम के बाद में कंपनी को उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस देना ही पड़ता है। पक्का पक्का, यस सर, समझ में आया? यस। क्या सर अगर हमने ऐसा अगर किया, हमारी क्वेरी है, अगर हमने ऐसा किया, हमने इररिडीमेबल वाले मतलब उनको बोला जाओ हम तुम्हारे को पैसा वापस देंगे, तो ऐसे वाले शेयर इशू कर सकते क्या? नहीं। लेकिन सर हमको फिर भी करने का, हम पेनल्टी भरने के लिए तैयार है, ऐसे कर ही नहीं सकते। कंपनी एक्ट के अंदर ऐसे भी प्रावधान है कि अगर आपने कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं किया तो आपकी कंपनी को बंद कर डालेंगे। अरे बाप रे बाप, नहीं बंद नहीं करते सर, जानना हम नहीं लेते, पक्का समझा? यस। कंपनी द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट एस्टैब्लिश। क्या बोला उसने? जब भी कंपनी नवी नवी बनती है ना बच्चों, तो वो केस के अंदर वो स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर बांटते हैं और जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाएगा कंपनी क्या करती है, मार्केट में अपने प्रेफरेंस शेयर बांटती है। क्या बांटती है? प्रेफरेंस शेयर बांटती है। सर हमारी क्वेरी है, व्हाई दे आर डूइंग लाइक कि जब कंपनी नवी नवी है तो वो टाइम पे इक्विटी शेयर बांट रही और पब्लिक से पैसा उठा रही, और थोड़े टाइम के बाद में प्रेफरेंस शेयर बांट रही और उनको बाद में प्रेफरेंस शेयर बांट रही और उनसे पैसा ले रही। ऐसा क्यों? प्रेफरेंस शेयर को बाद में क्यों बांट रहे? अपन पहले प्रेफरेंस शेयर के तो पैसे नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते। उसका रीजन है, क्या रीजन है सर? बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना प्रायोरिटी लगती है, तो जनरली प्रायोरिटी किस चीज में? प्रॉफिट के अंदर। तो अब इनको प्रॉफिट नहीं दिया तो इनको स्टेटस किसके जैसा मिलेगा? 2 कंटिन्यूअस साल तक अगर डिविडेंड नहीं दिया तो इनको किसके जैसा स्टेटस मिलेगा? इक्विटी शेयर के अंदर के जैसा। तो जब कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट अच्छा स्टेबल हो जाएंगे ना कंपनी, तो वो केस के अंदर कंपनी प्रेफरेंस शेयर बांटती है, बिकॉज उनको लगता है ना कि यार हम दोनों को उनका डिविडेंड उनके साथ में वादा करें तो वादा निभाना भी तो आना चाहिए ना हमारे को। तो आगे जाके जब कंपनी एक स्टेबल हो जाएगी, कंपनी प्रॉफिट देने के लिए कैपेबल हो जाएगी, तो वो केस के अंदर कंपनी प्रेफरेंस शेयर बांटती है। आपको पॉइंट समझ में आया बच्चों? यस। इनिशियल स्टेज में इक्विटी क्यों, प्रेफरेंस क्यों नहीं? इनिशियल स्टेज में इक्विटी के साथ में कोई वादा करते हैं अपन कि हम तुम्हारे को प्रॉफिट देंगे देंगे? नहीं नहीं नहीं, इक्विटी वालों के साथ में सिर्फ कैपिटल दिया रहता है, पक्का पक्का, यस। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देना ही पड़ता, क्या देना ही पड़ता? ऐसा नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर के बाद पहले देना पड़ता है, अगर नहीं दिए तो उनको वोटिंग राइट मिल जाएंगे, पक्का पक्का, यस सर। The preference share capital is the safe capital as the rate of dividend and the market value does not fluctuate. मतलब safe capital है, इनकी market value भी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, पक्का समझ में आया? यस। एक बार पॉइंट को घूरो बताइए, सारे के सारे पॉइंट को। यस सर, घूरा अपने पॉइंट को सारे को, घूरा क्या? हाँ सर घूरा ना। आए बच्चों, चलो देख लिया आपने सबने सारे सारे पॉइंट? यस सर देख लिया। रुको ना, मैं हमको बोर हो रहा बहुत। अरे क्या बोर हुआ?
स्टोरी मतलब एक स्टोरी नहीं है, मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है। चलो ले जाओ, उसके बाद बताता हूं। इससे ऊर्जा मिलेगी आपको, बहुत एनर्जी मिलेगी कि यार लोगों की लाइफ में कितने कितने डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, हाउ दे टर्न देयर डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट टाइम इनटू वेरी गुड टाइम, राइट। चलो मैं बोलूँ आपको, यस। ये बात है आज से 1.5 या 2 साल पहले की। मैं पुणे गया था, तो पुणे में हमारा आईसीआई भवन है। आईसीआई भवन के पास में ही एक दुकान थी। दुकान की साइज बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं थी, एक कंफर्टेबल साइज की शॉप थी। इतनी गर्दी देखी थी मैंने वहाँ पे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं बहुत एकदम क्या बोलूँ आपको, एकदम जब देखता था मैं उसको, मुझे लगता था कि यार ये ऐसे क्या, मतलब यहाँ पे क्या फुकट में मिलता है क्या? जो भी नाश्ता पानी रहता है वो क्या फुकट में मिलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सामने ही था मैकडोनल्ड्स था, उसके बाजू में केएफसी था। वहाँ पे ऐसा एकदम बहुत गर्दी नहीं रहती थी, एक आधा कोई कस्टमर बैठा तो नहीं तो खाली रहती थी। मैं 15 दिन तक क्या करता था, मतलब मेरे पास में ऐसा टाइम नहीं रहता था, मैं फटाफट पे या तो मैकडी में खा के आ गया। अगर यहाँ पे अगर कुछ खाली नहीं है, यहाँ पे तो कभी खाली रहते नहीं था, वो दुकान पे कभी खाली रहते नहीं था। तो एक दिन मैंने बोला यार कुछ भी हो जाए, तो मैं आखिरी में, मैं 15-20 दिन था वहाँ पे, आखिरी के 4-5 दिन में मैंने जीत दिया मेरे फ्रेंड्स को। बोला यार मेरे को यहाँ पे नाश्ता करने के चाहिए कि कुछ होगा इतना अच्छा। मैंने देखा मेरा वो खाली शॉप कब वो खाली वो शॉप कब खाली, रात में 8:30 बजे के बाद में। वो टाइम पे सब कुछ ये सब पैक वैक कर रहे थे, थोड़ा बहुत सामान पड़ा था उनके पास में। मैंने वहाँ पे एक लेडी थी, उनके साथ में बात किया, मतलब काकू, तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। तो वहाँ पे जो पर्सन काम कर रहे थे उन्होंने आई मना, बोला आई, बोला आई की बोलूँ, बोले उनको सब आई बोलते बोले। बोला ठीक है। बोला आई, बोला एक गोष्ट विचारायची है। मैं उनके साथ मराठी में पूरा कन्वर्सेशन किया, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैंने उनको बोला आई, मैं एक बात पूछना चाहता आपको कि आप बुरा मत मानना, बस एक मेरे मन में कंसर्न है कि आपके सामने इतना बड़ा मैकडोनल्ड्स खुला है और केएफसी है, वहाँ पे गर्दी नहीं दिखती, आपके पास में खड़े रहने की भी जगह नहीं रहती, ये क्या है? बोले बोले बेटा ये देखो आज दिख रहा है कि इतनी गर्दी है, लेकिन ये पहले से ऐसा सब कुछ नहीं था दोस्त। मैं बोला आप कुछ बताना चाहोगे? बोले ठीक है, मेरे को एक काम कर, मेरे को थोड़ा ये सब उठाने दे सब सामान, उसके बाद में अपन बैठे। मैं सब वो सामान वामान उठाए, बैठा ही था। मैं बोला अभी फ्लैट में जाके भी क्या करेंगे। करीबन करीबन 9-10 बजे हमने फिर बातचीत शुरू की। उन्होंने मुझे हर एक पार्ट बताया, मैं उसको उनके भाषा में कोशिश करूंगा बताने की। बोले ये टाइम वो टाइम है जब मैंने, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हस्बैंड की डेथ के पहले का सिनेरियो बताता है। ये दुकान की शुरुआत की थी मेरे पति ने, वो वड़ा पाव बहुत अच्छा बनाते थे और उनका वड़ा पाव बहुत ज्यादा फेमस थे। अचानक से उनकी डेथ हो गई और मेरी दुकान बंद हो गई, बिकॉज मेरे घर में कमाने वाला बोले मेरा पति था बस। दुकान बंद होने के बाद में 20 दिन ऐसे थे कि बहुत डेंजरस सिचुएशन से हमने निकले। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मेरे जो परिवार वाले लोग थे वो मुझे शॉप पे जाने नहीं दे रहे थे। उनका बोलना था कि यार एक लेडीज कैसे, मतलब एक लेडी इधर क्यों जाए, दुकानदारी पे क्यों जाए, तुम घर पे बैठो। मैंने 20 दिन तो उनकी बात सुना। 21, 22, 23 दिन तक जब हमारे घर में का सामान जब खत्म होना चालू हो गया था, बोले मैं इतनी ज्यादा कुछ अमीर नहीं थी, मेरे घर में जितना भी पैसे पड़े थे वो सिर्फ मात्र 20 दिन के लिए ही पड़े थे। ना फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद में मैंने हिम्मत करके मेरी शॉप को ओपन किया। थोड़े दिनों के बाद में मेरा भाई मेरे दुकान पे आया और मुझे गुस्सा करने लगा। बोले क्यों? बोले तूने दुकान खोलीच क्यों? उसका ऐसा सवाल था। बोले मैंने त्याला फक्त एकच गोष्ट विचारली म्हणे, क्या तेरे में दम है कि तू मेरे को और मेरे बच्चों को जिंदगी भर तक खिला पिला सकता है, रहने को दे सकता है? आंसर एकदम शांति थी, थोड़े टाइम के लिए शांति थी मेरे बीच में भी और वो सिचुएशन में भी। जब आई ने उनके भाई को सवाल पूछा, क्या तू मुझे जिंदगी भर तक खिला पिलाएगा, मेरे बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा क्या? मैं तभी अभी 2 मिनट में मेरा शटर डाउन करता है मेरी दुकान का। नहीं। तो बोले मुझे आंसर मिल गया, कोई भी इस दुनिया के अंदर किसी और के लिए काम नहीं करेगा, ये मुझे मेरे परिवार को चलाना पड़ेगा। हाँ, जब मैं सुन रहा था मेरा रोंगटे सीरियसली बहुत खड़े हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यार कितना स्ट्रांगली वो पर्सन ने बताया कि अब वो कुछ नहीं था। बोले 25 दिन में जब मेरे होटल में खाना नहीं था ना, बोले मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि बोले अब मैं मेरी दुकान को बहुत आगे तक लेके जाना है। एंड शी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। बोला ये तो आपने बता दिया कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया कि आपने ये शॉप पे खुद चालू किया, अपने पति का इतना पैसा होने के बाद में भी खुद से शुरू किया, शॉप पे से चालू किया। लेकिन मुझे एक पॉइंट नहीं समझ में आया कि
आपके शॉप के सामने मैकडोनल्ड्स है, अब दुनिया भर के अंदर लाखों फ्रेंचाइजीज है मैकडोनल्ड्स की और दे आर रनिंग सक्सेसफुली, मतलब बहुत फैबुलस काम कर रही है। दूसरा, मतलब केएफसी का भी नाम बहुत ताकत से चलता है, लेकिन वो काली बड़े नाम आज भी इतना अच्छे तरीके से कमा रहे हो। बोले चल मैं उसका भी किस्सा तेरे को अच्छे तरीके से बताती हूँ ना, प्लीज, मुझे तो अच्छा करते करते हमारे को बहुत टाइम, काफी टाइम हो गया था। हाँ, मतलब 9:30 कब निकल के बातचीत करते सब पता ही नहीं चला। वो मुझे पूछते थे कि तू क्या करता है। दे वर लाइक काइंड, बट सच अ काइंड लेडी कि वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। अब पूना के अंदर यू कांट इमेजिन कि मतलब कोई पर्सन इतना अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे। तो बात शुरू हुई। बोले एक दिन ऐसा हुई जब मैं मेरे हमारे मॉर्निंग, बोले हमारा 4:30 बजे से हम काम धंधों पे लग जाते हैं, इसमें सामान बनाना पड़ता है, सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है, 4:30 बजे से हम उठे हुए रहते हैं। तो हम हमारा डेली रूटीन चालू कर दिए। मॉर्निंग होते होते 10-11 बजे ऐसा हुआ, मॉर्निंग सामने जहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स आज दिख रही है, वहाँ पे कुछ लोग मेजरमेंट करने आए। हमको कुछ समझ नहीं, और हमने कुछ ध्यान भी नहीं दिया, हम हमारे काम के अंदर इतना बिजी थे तो हमने हमारे काम धंधे पे लग गए। तो मेजरमेंट करने होने के बाद में वो आगे बढ़े। किसी ने बताया बोले यहाँ पे मैकडोनल्ड्स की शॉप ओपन होने वाली है। और मेरे साथ में मैं जितना टेंशन ले रही थी, मेरे साथ में जो आदमी लोग काम करते थे, जो मेरे हाथ के नीचे काम लोग बंदे काम करते थे, उनको भी थोड़ा सा टेंशन आ गया कि यार हमारा सर्वाइवल कैसे थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैकडोनल्ड्स ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड ब्रांड था और पूना के अंदर यहाँ पे लोग बाइंग पावर जिनका बहुत अच्छा है, फॉर देम स्पेंडिंग 100 रुपीज इज नॉट अ बिग डील। फिर वो टाइम पे आई का ये जो भी क्या नाश्ते का कॉर्नर था वो कैसे चलेगा, उनको थोड़ा सा असमंजस की स्थिति निर्माण हुई। लेकिन उन्होंने उस चीज से कभी घबराया नहीं। दिन ब दिन जैसे वो उनका काम फिनिश होने के स्टेज पे आ गया, थोड़े टाइम के बाद में एक मैसिव इनॉग्रेशन हुआ मैकडोनल्ड्स का, केएफसी का। थोड़े टाइम के बाद में 3 या 4 महीने के बाद में केएफसी खुल गया। अब धीरे धीरे जो गर्दी आई के रेस्टोरेंट्स में होती थी वो धीरे धीरे कम होती गई और धीरे धीरे वहां पे बढ़ना चालू हुई केएफसी और मैकडोनल्ड्स की। जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता रहा, आई का मनोबल धीरे धीरे टूटना चालू हो गया, लेकिन वो कहीं किसी भी सिचुएशन से डरी नहीं, बिकॉज उनके मन में एक ही सिचुएशन था कि यार आज अगर मैंने इसको धंधे को बंद कर दिया तो मेरे पास में अर्निंग के लिए कुछ है ही नहीं। तो बोले मैंने उसी दिन पे सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी दुकान के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं मैं किसी को भी नहीं निकालूंगी, हम हमारी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा के साथ में वापस काम करेंगे। तो उन्होंने वापस से एक्टिवेट चालू कर दिया, लोगों को घर घर में भी पार्सल डिलीवर करना शुरू कर दिया। बिकॉज ये बोले हमने मतलब आपने कहाँ से सिखाए कि लोगों को घर पे पार्सल, बोले हमने को ये मैकडोनल्ड्स वाले ने भैया ने नहीं सिखाया कि बोले वो उनको ऑर्डर आती थी, ये घर पे होम डिलीवरी भी चालू कर दिए। बोले तब वो जोमेटो स्विगी चालू हो गया था और ज्यादा अच्छे तरीके से, तो हमने हमारा लिंकिंग कर दिया जोमेटो स्विगी के साथ में। बोले मेरे को बोले कुछ सॉफ्टवेयर फॉफ्टवेयर आता नहीं है, लेकिन बोले यहाँ पे तुम्हारे जैसे बच्चे जो नाश्ता पानी करने आते हैं तो वो हमको बोलते थे कि आइए काम करा करो, आपको मैं लिंक करवा के दे। बोले मुझे कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए और सब कुछ जो लाइसेंस फाइसेंस का था उन्होंने ही कराया। वहाँ का एक साहब हमारे यहाँ पे डेली चाय पीने आते थे, तो उन्होंने, मैंने सुबह डॉक्यूमेंट दिया, वो खुद ही उनके बंदे को भेजे बोले, और मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट लिखे और शाम तक मुझे जो भी लाइसेंस लगता था वो लाइसेंस भी दिला के दे दिए। सब अपने भगवान की तरह से कोई भगवान के फरिश्ते बन के आए और हमारा काम होते गया। मैंने उस दिन से सोचा कि मुझे अभी पीछे नहीं आने का है। और आज बोले विठल रुक्मणी की इतनी कृपा है, बोले आज जो मेरे पति का एक ही स्टॉल से था, आज पूना के अंदर हम 4 हमारे स्टॉल्स चलाते हैं और टोटल काम करने वाले जो लोग हैं वो 35 के भी ऊपर है। बोले ऐसा भी सिचुएशन है, बोले जो मैकडोनल्ड्स के अंदर जो काम करते हैं ना, जो बच्चे लोग काम करते हैं वो मेरे पास में आके नाश्ता पानी करके जाते हैं। इसके अंदर आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं भी मैकडोनल्ड्स को बुरा बोल रहा हूँ या केएफसी को बुरा बोल रहा हूँ, आई को बड़ा बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि विल पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाए ना, आदमी हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है दोस्त। मैं जब उनसे बात कर रहा था इन बिटवीन मुझे एक कॉल आया, कॉल मेरे भाई का था। तो मुझे बोला, अरे भैया आओ जल्दी, यहाँ पे होटल बंद हो जाएगा तो आज भूखे सोना पड़ेगा। मैं बोला नहीं मैं 2 मिनट में आया, मेरे को भी भूखे पेट नींद भी नहीं आती। आई जब सुनी रही थी तो उन्हें उनके बाद में विठल करके नाम है लड़के का, विठल ही था शायद, अब मेरे को नाम नहीं ध्यान में आया, विठल की रमेश राजा ऐसा कुछ तो भी नाम था। तो उनको बोला विठल याला मैंने वड़ा पाव दे बोला। तो उन्होंने मुझे लिटरली 4 पीस वड़ा पाव के पैक करके दे दिए। मैंने आई ऐसे की थी, तो मैंने कही नहीं, मैंने तू जाए मैंने करी, मुझे ऐसा बोल के मतलब गुस्सा करके वापस भेज दिया। आई वॉज नो वन टू हिम, मैं पहली बार आई से मिल रहा था एंड शी वॉज सच अ काइंड लेडी। वो बोले, बोला ऐसा क्यों? बोले खाली पेट सोने का दर्द मुझे पता है बेटा, तो तू खाली पेट मत सोना। आई मेरे को सब बोलती तो सिर्फ नाम के लिए नहीं,
मैं सच में सब लोगों की आई बन के करती हूँ, बिकॉज बोले मेरे ऊपर वाले ने बोले मेरे को कभी मुझे भूखा पेट नहीं सुलाया, तो मैं नहीं चाहती हूँ तू भी भूखा पेट सुला। आई रियली रिस्पेक्ट हर। मैं कभी भी पुणे जाऊंगा तो आई आई कांट अफोर्ड कि मैं अगर मैं कोई भी इंसिडेंट नहीं हो तो मैं बिना आई से मिले वापस आऊँ। आई होप अगर आपको भी मेरी सिचुएशन हुई, अगर कभी पुणे में जाना हुआ तो आपने बिल्कुल जाइएगा। हर एक स्टोर वहाँ पे उतना ही आई सा, ऐसा कुछ तो भी वर्ड है, मेरे को नाम भी ध्यान में नहीं है, लेकिन सबको पता है आई आई के नाम से वो फेमस है, तो आपने भी जाइएगा वहाँ पे। द थिंग मैं पूरे सिनेरियो से क्या कॉन्कर करना चाहता हूँ, लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जो आप बहुत आप डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आप फेस करते हो, फिर उससे डरना नहीं चढ़ता, उसको बाउंस बैक करके आगे बढ़ना पड़ता है ना। मैं काफ़ी बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों आपको आपकी लाइफ में टारगेट्स गोल्स आपको डिसाइड करना पड़ते हैं। अगर आप नहीं करोगे ना, अच्छा आप भी नहीं करोगे ना, तो आपकी लाइफ में फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं। बच्चे हमेशा 12th को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन नहीं, मत लो। मैं सीरियसली बहुत बोल रहा हूँ कि आप मत लो। मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ, जो बच्चे ने ये टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को संभाल लिया, उनकी लाइफ संभल जाएगी, और ये टाइम पे अगर अपने आप को बिखर दिया तो पूरी लाइफ बिखर जाएगी ना। सर आप तो हमको बोलते हैं, हमको भी इच्छा होती है कि हमारे 90% के प्लस के ऊपर परसेंटेज आने को ना, लेकिन थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है। चलो मैं आपके लिए बस कुछ पॉइंट्स को करता हूँ। आपके मन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, और दूसरा कभी भी किसी और को ओवर एस्टिमेट मत किया करो। सर मतलब क्या अंडर एस्टिमेट करो, मतलब समझ में आया कि हम अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना कि यार मुझसे नहीं होगा, यार वो तो बहुत भारी है। ओवर एस्टिमेट मतलब क्या, अभी कभी कभी ना अपन बाजू वाले पर्सन बोल देते यार वो कितना है, जैसे एग्जांपल बोलता सभी सोचते हैं जया सोचती हूँ यार वीना कितनी होशियार है, या वीना सोचती हूँ जया कितनी होशियार है, कभी यह सोचता हूँ यार कृष्णा मेरी सिस्टर कितनी ज्यादा होशियार है। लोग तनिषा के लिए बोलते होंगे यार तनिषा तो बहुत होशियार बंदी है, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, या निखिल बहुत अच्छा पर्सन है। इट्स नॉट लाइक दिस। द थिंग इज यार वो पर्सन बहुत डेडिकेटेड वे में काम करते हैं। उन्होंने सोचा ना कि यार आज मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगी तो करूंगी, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत मुझसे अलग नहीं कर सकती मेरी पढ़ाई से। तो द थिंग इज द एटीट्यूड। हमेशा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए आपके स्टडीज के प्रति। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा रहा तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। दिस पीपल्स आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट दे आर कमिटेड टुवर्ड देयर स्टडीज, राइट, बस और कुछ भी नहीं है। आप क्या है, आज बोलते हैं कल कुछ मानेंगे नहीं, कल छोड़ डालते हैं, ठीक है। दूसरा, अब मैंने जानबूझ के लिख के रखा था कि आप ये सारे के पॉइंट आपको मुझे बताना पड़ेंगे। कभी भी इंटेलिजेंस को हार्ड वर्किंग के साथ में वो मत करना, मिक्स मत करना। द थिंग इज, सी कोई बच्चा बहुत अच्छा रट्टा मार करके कर दूंगा, बहुत मतलब क्या बोलते रट्टा मारेगा और पास हो जाएगा अच्छे मार्क्स, नहीं, ये दिमाग है यार, क्या बोलते हार्ड डिस्क नहीं है एकदम एकदम डाटा स्टोर करके रखो। हाँ हाँ, आप सिर्फ इंटेलेक्चुअली प्रॉपर, मतलब इंटेलेक्चुअली आप कोई भी काम परफॉर्म करो, आपको वो आगे लेके जाएगा। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक शिक्षण पता रहना चाहिए, नहीं, आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड आइडिया भी लग गया ना यार, इट इज क्वाइट गुड, मतलब आपको सफिशिएंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, उत्तर रहना चाहिए। थर्ड थिंग जो मैं हर बच्चे को प्रॉम्प्ट तरीके से बोलता हूँ, प्लीज ये चीज को मेरी नोट डाउन करके रखो। आप जो भी आपके लाइफ के गोल्स है ना, प्लीज राइट इट डाउन। सर लिखना क्यों क्यों बोलते हैं बार बार, हर चीज को आप लिखने को बोलते हो। सी पहली बात आपको बता दो, आपकी लाइफ में आप जो बनना चाहते हो ना, उसका माइंड में विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। बाय एक रिसर्च स्टडी से ऐसा प्रूव हुआ था कि जो बंदा अपने लाइफ के लिए कुछ गोल सोचता है ना, तो उसका 43% सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब पहला पर्सन जो बंदा सोच रहा है कि मेरे को इधर जाने का है, तो उसके 43% अचीव करने के चांसेस बढ़ गए। दूसरा, जो पर्सन वो गोल को राइटिंग डाउन, मतलब एक रिटर्न डाउन पेपर पे लिख के रखता है, उसके परसेंटेज ऑफ पासिंग होने के चांसेस 66% तक हो जाते हैं। अच्छा, 43% से डायरेक्ट 66% ये होता है एक्चुअली, ये रिसर्च स्टडी ने बताया। मैं ऐसा फेंक नहीं रहा हूँ, आप गूगल पे स्टडी करा करो ये टॉपिक से, आप ये नहीं सर्च करते, आप फालतू की चीजें इंस्टाग्राम पे फालतू की चीजें सर्च करते, है ना, ठीक है। तो मैं क्या बोला, थर्डली, जब आपने उसको नोट डाउन करके रख दिया, नोट डाउन करने के बाद में उसको अचीव करने का, वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का, तो उसके लिए अपने को पिटफॉल्स, अपने को क्या बोलते हैं, उसको शॉर्ट शॉर्ट गोल्स के अंदर फर्दर डिवाइड करना पड़ता है कि आज मैं रात तक ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को खत्म करूंगी, या ये मैं 2-3 चैप्टर्स को खत्म नोट करूंगी, अक्षय सर के इतने क्वेश्चन को खत्म करूंगी, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रेगुलर शेयर्स, मतलब शेयर्स के फीचर्स को अच्छे तरीके से 10 बार लिख के देखूंगी या 2 बार लिख के देखूंगी। तो लाइक दिस, ये वे में अगर आप उसको करोगे ना, तो शॉर्ट शॉर्ट गोल्स के अंदर करोगे ना, तो जब वो गोल्स अकम्प्लिश हो जाते हैं ना, तो उसकी खुशी पता लग मिलती है। नहीं क्या, अभी आप जब होमवर्क करके रहोगे ना, तो भले अंदर से फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन लगती है। तो ये बहुत होना जरूरी है। और जो पर्सन वो शॉर्ट शॉर्ट गोल्स के अंदर कर देते हैं ना, तो उसके 77% चांसेस हो जाते हैं कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए।
आप सोचो, एक शॉर्ट सी चीज, सिर्फ माइंड को सोचने से 43% तक आप गोल्स को अचीव कर पा रहे हो। उसको राइट डाउन करने से 66% या 64% तक आप उसको अचीव करने के चांसेस बढ़ जाए। अगर आपने उसके शॉर्ट शॉर्ट गोल्स को, मतलब उसको डिवाइड किया, फर्दर गोल्स को और फर्दर डिवाइड किया, तो आप 77% तक गोल्स को अचीव करने के लिए काबिल बन जाते। मैं इसलिए उस दिन आपको बोला था कि आपको कितने परसेंटेज बचा आपको ऑब्टेन करने के, प्लीज राइट इट डाउन ऑन पेपर। अगर आप जब तक ऐसे नहीं करोगे तो आपका गोल से आप दूर ही रहोगे, है ना। तो आज से फिक्स करके रखो, आपके माइंड में जो भी गोल है ना, प्लीज राइट इट डाउन टुडे एंड इटसेल्फ ओनली। प्लीज राइट इट, फोटो क्लिक करो, अपने घर वालों को बताओ। अच्छा, ये बताना जरूरी है, बिकॉज सामने वाले को भी लगता है ना कि यार हाँ ये बंदा करेगा, ये बंदी करेगी, है ना। यस सर, अच्छा लगता है। आपको पॉइंट समझ में आया। लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी है, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना, दूसरे को ओवर एस्टिमेट करना। कोई बच्चे मेरे को पूछ रहा था, मैं उसको बोला था, बोले बेटा तेरे को परसेंटेज कितने आए, बोले सर 40-45 कुछ नहीं बताया उसने। उसको मन ही मन में मुस्कुराएंगे वो, 45% उसने बोला था। मैं उसको बोला कि यार बेटा देखो अपने को 85 के ऊपर लाने के। तो बोला सर ज्यादा नहीं हो जाएंगे। बेटा ज्यादा काय को है, बोले कम है, तो 90 के ऊपर भी ला सकता है, प्रोवाइडेड तो अंदर मन के अंदर ठान लेके यार मेरे को करने के चाहिए। तो फिर तो हर एक सिचुएशन पॉसिबल है। जो बच्चा 85 का बच्चा होगा 10th में, अच्छा ये सिर्फ पास्ट परसेंटेज है ना, इसको अच्छा ये फ्यूचर नहीं है आपका, ये पास्ट है आपका। तो पास्ट में पास्ट है, गया बीत गया, लेकिन फ्यूचर नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं जो 9th तक, मतलब 10th तक बहुत बकवास परफॉर्म करते थे, 11th 12th के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। एग्जांपल इज मी, मैं 10th तक नहीं अच्छा था, मैं 11th 12th के अंदर बहुत, मतलब बहुत आगे बढ़ गया। 11th 12th मैंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। सेकंड, कोई ऐसी बच्चे 10th तक फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर ही जाए, रैंक उसके नीचे, तो रैंक के नीचे आना उनको तौहीन मानते थे खुद की, हमेशा अच्छे परसेंटेज आए, एंड 11th 12th के अंदर बिखर गए, तो आज बीकॉम के भी मानते हो। ऐसा होता है। तो आपके साथ में वैसा ना हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप आपकी पढ़ाई पे फोकस करना भी, ठीक है। चलो हो गया, अब चलो पढ़ाई करो, वापस शुरुआत करें। हाँ सर ठीक है, चलो चलो। अपन ने क्या क्या देखे बच्चों, अपन ने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर देखे, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर तो हो गए, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखे। प्रेफरेंस ऑफ फीचर्स के अंदर 5 पॉइंट अपन ने खत्म कर लिए। सर कौन से कर लिए? MRF, M फॉर मार्केट वैल्यू, R फॉर रिस्क, इसके अंदर रिस्क है, F फॉर फेस वैल्यू, M फॉर मार्केट वैल्यू कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट होगी कि नहीं होगी, सर नहीं होगी। R फॉर रिस्क, जनरली किसने परचेस करने को ना, कॉशियस इन्वेस्टर ने परचेस करने को ना, क्या? यस सर, कॉशियस इन्वेस्टर ने परचेस करने को ना। दो बार देखने दो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है। ओके, और एफ और फेस वैल्यू, इनकी इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कैसी रहेगी? 100 या 100 के मल्टीपल में रहेगी क्या? यस सर, मल्टीपल्स में रहेगी। इसके अलावा और एक पॉइंट था क्या? हाँ सर, और एक कोई पॉइंट था, नेचर ऑफ कैपिटल। इनका नेचर ऑफ कैपिटल अभी यही पॉइंट था। इसके बीच में भी एक और एक पॉइंट हुआ था। कौन सा पॉइंट देखे थे अपन ने? कौन सा पॉइंट देखे थे? दो मिनट एक बार देख लेते, एक बार थोड़ा देखना चाहिए यार। बोनस और कहा इनको बोनस शेयर और राइट इशू को कोई मिलता है क्या? इनको नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपन एक पॉइंट देखे थे, नेचर ऑफ कैपिटल। ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है कि टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल है? सर ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, पक्का पक्का। यस, जनरली कौन परचेज करता है? जो सेफ इन्वेस्टर है। इसके बाद वो दो गंदे वाले पॉइंट है ना, वो आएंगे यहाँ पे। देखो फीचर अभी पहला आएगा, प्रेफरेंस और डिविडेंड। जब भी कंपनी पैसा देंगी तो पहले किसको पैसा देंगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अरे वो पीछे क्या, अब वो ध्यान दो, थोड़ा सा इग्नोर करना उसको। और इसी केस के अंदर इनको इक्विटी शेयर को बाद में पैसा देंगे। पढ़ो एक बार पॉइंट इसको सारे का। They have preference in payment of dividend during lifetime of the company. The dividend is payable to preference shareholder before it is paid to equity shareholder. The preference shareholder only have preference for the, कि मैंने वो आज मॉर्निंग में आपको पॉइंट क्लियर किया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रेफरेंस है डिविडेंड पहले मिलने का। क्या मैंने ऐसा कभी बताया क्या कि इनको डिविडेंड मिलेगा, इस मिलेगा? नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं है। आपने आज ही बोला था हमारे को कि दे आर ओनली हैविंग द प्रेफरेंस। क्या वेदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन फोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हमारे को आप डिविडेंड दो ही दो? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जबरदस्ती कर सकते हैं कि आपको हमारे को डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा रहता है पक्का। दे आर ओनली हैविंग प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड। यस सर, आगे चलो। सेम वापस वो कंपनी जब अगर क्लोज डाउन होंगी तो पहला पैसा अपन किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में आपको देगा। तो सर एक कॉमन पॉइंट है, आप पॉइंट को लर्न करते हो, आपको फुकट के पॉइंट मिलते जा रहे हैं, आंसर मिलते जा रहे हैं, पक्का पक्का। यस सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। जब कंपनी उसको मिलेगा तो पहला किसको मिलेगा? इसको। इट सेव द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस मतलब जितना पैसा कंपनी के अंदर लगाया था वो कंपनी का लॉस, मतलब उसने पैसा लगाया तो उसको लॉस नहीं होगा, उसको पैसा वापस रिटर्न भी आएगा, पक्का पक्का। यस सर, 7 पॉइंट हो गए। एक बार हमने बोलना क्या? यस, एमआरएफ और एम फॉर मार्केट वैल्यू, आर फॉर रिस्क, रेशनल कैपिटल रिस्क, एफ फॉर फेस वैल्यू। राइट और बोनस इनको मिलता है क्या? नहीं। इसके बाद में नेचर ऑफ कैपिटल, इनका नेचर ऑफ कैपिटल कैसा रहता है? नेचर ऑफ कैपिटल मतलब टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल है कि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है? सर टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल है।
इनको प्रेफरेंस मिलता है, यस प्रेफरेंस दो केस में, एक तो डिविडेंड का प्रेफरेंस, दूसरा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर। यस सर समझ में आया। आपको नहीं लगता है क्लास में हो जाता ना, बस प्रोवाइडेड बस अच्छी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बस हो जाता। ठीक है, अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का पावर मिलता है क्या नहीं? अरे सर ये देखे ना, मैंने कितनी बार देखना है वही के वही पॉइंट को पहले अबाउट में बोला था, अभी इसके अंदर भी वही के वही पॉइंट। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग पावर, दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अपन नहीं बोले थे क्या दे आर हैविंग कंट्रोलिंग पावर? किसको था? इक्विटी शेयर होल्डर को कंट्रोलिंग पावर था कि नहीं? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंट्रोलिंग पावर है क्या? नहीं नहीं नहीं। दूसरा, they have voting right as the resolution of the company directly, मतलब उनको वोटिंग राइट मिलेगा कब? जब उनका इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होगा, लाइक चेंज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, डिविडेंड। अगर उनको डिविडेंड का रेट कम करे, पहले हमने उनको वादा किया था कि हम आपको 10% डिविडेंड देंगे, आज उनको बोलते हैं हम 7% से देंगे, अब उनको कम डिविडेंड देंगे ना, तो अब अगर उनको पूछेंगे कि भैया हम आपका डिविडेंड कम दे रहे हैं, क्यों कम दे रहे हैं? कि भैया हमारे थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इस वजह से कम दे रहे हैं, तो ऐसा उनको बताना चाहिए। राइट सर, यस सर। दूसरा नेचर ऑफ इन्वेस्टर, लास्ट पॉइंट है, एक बार देख लो आप। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। जनरली किसको अट्रैक्ट करता है? वो वाले इन्वेस्टर को जो थोड़ा सेफ खेलना चाहता है। मॉडरेट बोले तो क्या ना, डिबेंचर ज्यादा सेफ्टी, हाईएस्ट सेफ्टी किसमें मिलेंगे? डिबेंचर होल्डर, बिकॉज उनको प्रॉफिट हो कि नहीं हो, अपने इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। मैं किसको बात कर रहा हूँ? डिबेंचर होल्डर्स के केस के अंदर अगर हमारे को प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी हमारे को इंटरेस्ट देना ही पड़ता। क्या? हाँ सर देना ही पड़ता। लेकिन डिविडेंड के केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमारे को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। पॉइंट समझ में आया? लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के केस के अंदर कैसा था? हमारे को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा हमारे को लेना देना नहीं, हम इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना कि नहीं देना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। पक्का पक्का, ठीक है। The investor who are conservative, cautious, interested in the safety of the capital, who want a steady return of investment, generally purchase preference shares. Yes sir, समझ में आया। आपको पॉइंट देखा क्या? सबसे लास्ट वाला पॉइंट मैं बोलता डबल से रिकॉल करता, जो बंदे को हाईएस्ट सेफ्टी चाहिए तो वो बंदा क्या करेगा? प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेगा कि इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करेगा कि डिबेंचर होल्डर के अंदर? हाईएस्ट सेफ्टी तो वो डिबेंचर्स परचेस करेगा, मॉडरेट सेफ्टी वो प्रेफरेंस शेयर बाय करेगा, और सबसे लीस्ट सेफ्टी क्या बाय करेगा? क्या बाय करेगा? इक्विटी शेयर बाय। पक्का पक्का, यस ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं कि अपन सारे के सारे पॉइंट को। यस, एम आर एफ याद है क्या? एम फॉर मार्केट वैल्यू, आर फॉर रिस्क, एफ फॉर फेस वैल्यू। दूसरा राइट, इनको राइट और बोनस शेयर का राइट मिलता है क्या? नहीं। इनका दूसरा एक था नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल का पॉइंट क्या था? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल है कि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है? सर टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल है। उसके अंदर आखिर के दो पॉइंट आए थे, इनको वो मिलता है क्या? क्या मिलता है? क्या वो बोले तो क्या रहता है सर? डिविडेंड के अंदर प्रेफरेंस मिलता है क्या? यस सर। तो प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। दूसरा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर भी प्रेफरेंस मिलता है क्या? यस सर। वोटिंग राइट मिलती है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? नहीं सर। इनका रिटर्न फिक्स रहता है कि फ्लक्चुएट रहता है? इनका रिटर्न फिक्स रहता है। और लास्टली नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। ये सारे के सारे पॉइंट को गुरु बोला एक बार, जिसको ये पॉइंट हुआ एक बार तो देख लो, नहीं तो फिर मैं आगे वाला पॉइंट चला था। पहले था मार्केट वैल्यू, आर फॉर रिस्क, तथा राइट एंड बोनस इश्यू, नेचर ऑफ कैपिटल, डिविडेंड और कैपिटल का कॉमन पॉइंट है, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलती, और दूसरा इसको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता। एक बार पूरे के पूरे पॉइंट को कैप्चर करो स्क्रीनशॉट में। मैं हटू के बाजू में? हाँ सर, मैं हट गया बाजू में, आप एक बार का उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आऊँ क्या वापस? यस सर। चलो मैं आगे, पूरे के पूरे पॉइंट एक बार देख लिया आपने? यस सर। एक बार का हमने देखना क्या? सर सबसे ऊपर पहले था मार्केट वैल्यू, ऊपर इधर था आर फॉर रिस्क था, हाँ, एफ फॉर फेस वैल्यू था, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए के मल्टीपल में रहेगी इनको। और इसके अंदर था इनको बोनस शेयर और राइट शेयर मिलते क्या? नहीं सर। इसके अंदर रिपेमेंट करना, इनका नेचर ऑफ कैपिटल का एक पॉइंट था, हाँ सर। इनको फिर डिविडेंड, इनको प्रेफरेंस मिलता दो चीज के लिए, डिविडेंड के अंदर और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर। इनको वोटिंग राइट मिलती क्या? नहीं सर। और लास्टली इनको डिविडेंड मिलता। प्रॉस्पेक्ट इनको फिक्स रेट पे अंदर इनका डिविडेंड का रेट पता है। डबल सी बात देखते हैं। लेट्स रिवाइज द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक बार पूरे के पूरे पॉइंट में यहाँ से अगर आप कैप्चर करना चाहोगे तो यहाँ से कैप्चर करना। सर आप आज हटो ना, देखा क्या बच्चों? स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। यस सर, चलो आगे सर।
छोटू क्या मैं बाजू में हट गया ना मैं? हाँ, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है। चलो क्या बच्चों आगे मैं, और फिर लास्टली ये पॉइंट मैं नहीं दिख रहा हूँ ना आपको? हाँ सर नहीं दिख रहा। सर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट आपकी बुक में भी कर लेना ना। यस सर। चलो अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस चलूंगा। आपको हुआ बच्चों सबको लर्न अच्छे तरीके से गॉट गॉट कि नॉट नॉट, नहीं समझ रहा कि समझ रहा ना, लर्निंग हो रहा नहीं भी होगा ना। अच्छा कुछ कुछ बच्चों को ना 60-65% 70% भी लर्न हो रहा होगा, दैट्स गुड कि आपको यहाँ पे लर्न हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चों ने तो मेरे को कॉल करके भी बोला, बोले सर हमारा क्या यहाँ पे लर्न हो जाता, फिर घर पे हम एक बार रिकॉल करके देखते, फिर थोड़े बहुत पॉइंट अगर नहीं आए तो फिर एक बार का बुक ओपन करते, फिर एक बार लिख के देख लेते। मतलब हमारे को ज्यादा मेहनत 2.5 या 3 घंटे लगते बस पूरे का पूरे एक्सरसाइज खत्म करने को बस। फिर अच्छा अकाउंट्स को पकड़ के मैं बोल रहा दोनों को खत्म करने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते, इसके अलावा टाइम भी लगता है। तो यार इतना भी टाइम डिवोट कर सकते हैं कि आपकी स्टडी को, इसके अलावा आपके पास में और कौन से काम धंधे देखा मैं तो यार। सर ऐसे बोलो सर, नहीं है ना ऐसा मतलब आपके घर वालों को कितना टेंशन है कोविड-19 का, है ना? आप देखो अब बाहर में जाओ ना बहुत, अभी देखो डेली का 10, 12, 15 हम लोग के ऐसे है भी नहीं यार, ज़्यादा टाइम हो जाता है। अकोला इतना बड़ा हो कि 26 लाख की पॉपुलेशन है अकोला की, वहाँ पे भी देखते 40-45 निकल रहे। अपने खामगांव का 1 लाख की पॉपुलेशन है बस, मतलब 26 गुना छोटा है। अपन अपने नंबर पे भी कितने आगे जाए। थोड़ा सेफ रहो, घर पे रहो, बिना मतलब का बाहर मत निकलो, ठीक है? चलो टिल देन आई एम सीइंग यू ऑफ एट दिस नोट। अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर को यहाँ तक खत्म करना, नोट्स यहाँ तक खत्म करना, और क्या बोलते हैं इसको लिख लिख के 2 बार यहाँ तक पूरा का पूरा खत्म होने को ना। आज 6 बजे मेरे को नहीं मिला तो मैं कॉल करूँगा, ठीक है? आज नहीं कॉल करता, कल कॉल करूँगा। मेरे को बस नहीं आना, मैं आपको डायरेक्टली मैं कॉल करूँगा। मैं बहुत गंदा बोलता हूँ, मैं पेरेंट्स के हाथ में बात करता हूँ, उनको बहुत गुस्से से बात करता हूँ। तो प्लीज़ आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को वो नहीं होने को ना, क्या बोलते हैं इंसल्टिंग फील नहीं होने को ना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो आपकी बदनामी कर दूँगा उनके सामने, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।